हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं अंकित शर्मा इंजीनियर सक्सेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एसएससी जेई की सीरीज लक्ष्य सीरीज को लेके चल रहे हैं। तो उस लक्ष्य सीरीज में हमने बात कर ली है, अगर मैं मैकेनिकल बेसिस पर कहता हूं तो मैकेनिकल में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर ली है, ठीक है। देन हमने एफएम की बात कर ली है, फ्लूइड मैकेनिक्स की, एंड देन हमने बात कर ली है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। देन ये जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ये है हमारा मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इस सेशन में। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, क्योंकि यहाँ पर वही सारी स्ट्रेटेजी हमें लेके चलनी है कि मटेरियल साइंस में हम क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है। जैसे कि रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपको रेस्पेक्टिव टीचर्स ने बताया हुआ है कि हाँ किस तरह से आपको रिवाइज करना है इन लास्ट डेज में, क्योंकि लास्ट डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और हमने पहले ही दिन से आपको इस तरह से गाइड करना शुरू कर दिया था कि अगर आप जितनी भी यहाँ पर बातें की जा रही हैं आपके साथ, जितना भी आपको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सारे का सारा अगर गाइडेंस आप प्रोपरली इंप्लीमेंट करते हो इन 11 से 12 दिन में, तो 101% आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आने वाली है। बट यहाँ पर कोशिश ये रखिएगा कि जितना भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है वो सारे का सारा फॉलो होना चाहिए, ठीक है। उसको सारे चीजों को फॉलो करो, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड चीजें हम अपनी सीरीज में लेके चलते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आने वाले होते हैं एसएससी में, उनसे रिलेटेड चीजें हम अपनी सीरीज में लेके चल रहे हैं पर सब्जेक्ट बेसिस पर। चाहे वो सिविल की बात करें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की बात करें, हर एक सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस हम लेके चल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का। चाहे वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जो भी हमारी क्लासेस होती हैं 1 आवर 2 आवर और 2.5 आवर, तो उन सारे क्लासेस को, उन सारी आपकी जो डिटेल एनालिसिस है, एक एक एग्जाम्पल से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको बताई जाती हैं, उन सारी चीजों को आपको शॉर्ट नोट्स में कॉपी करना होगा। उन शॉर्ट नोट्स को ही आपको रिवाइज करते हुए आगे चलना होगा। और जो भी टेक्निकल में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, मैंने आपसे पहले दिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी यही बोला था, आपको याद भी होना चाहिए कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सारी स्ट्रेटजीज की। चाहे हमारे लिए एक मेहनत कश स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर एक सिंपल जिन्होंने अभी रिसेंटली तैयारी करनी शुरू की है 1-2 महीने से, ठीक है, तो सारी चीजों की हम एनालिसिस लेते हुए, सारी चीजों को अपने माइंड में लेते हुए हम लेके चलते हैं आपकी एनालिसिस स्ट्रेटजीज के। इसके बेसिस पर ही आपको आगे चलना होगा। तो ऐसे ही आप मटेरियल साइंस एज ए कोर सब्जेक्ट ऑफ द मैकेनिकल, ठीक है, तो उसको आप देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस में अगर मटेरियल साइंस की बात की जाए एसएससी में, तो मटेरियल साइंस का जितना वेटेज है उतना ही एक तरह से प्रोडक्शन का वेटेज है, ठीक है। तो मटेरियल साइंस का वेटेज आप ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे मटेरियल साइंस को कि हाँ ये तो बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट होता है, ये तो मैक्सिमम प्रोडक्शन इतना बड़ा पार्ट होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। नहीं, मटेरियल साइंस को हमने बिल्कुल अलग सेपरेटली रखा है, क्योंकि एसएससी वाले काफी बार जज्बाती होकर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। मटेरियल साइंस से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम अपने डिस्कशन को आगे स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका साथ में बताते रहेंगे आपको, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। हद से ज्यादा आपको 2 से 3 घंटे या फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एफर्ट, हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने हैं। अपनी तरफ से थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे, आपके मटेरियल साइंस के फुल ऑन नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे प्री के लिए, ठीक है। तो आपको वही फुल ऑन नोट्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी की सारी चीजें आपको कॉपी करनी है, सारी की सारी चीजें लिखनी है, उसके बेसिस पर ही आपका मटेरियल साइंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले दिन भी बोला था कि 50 to 60% आपके मार्क्स यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बस मेहनत आपको करनी है, ठीक है। जिनको बिल्कुल भी मतलब जो अभी 2 से 3 महीने पहले ही इस बैटल में एनरोल हुए हैं, ठीक है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो जितना भी मैं बता रहा हूँ 50 से 80% आप टेक्निकल में इजीली कवर कर जाओगे, ठीक है। बट जो मेहनत का स्टूडेंट है, जो पहले से लगे हुए हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप इन वीडियोस को देखें और एनालिसिस करें, इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, लास्ट शॉर्ट नोट्स बनाएं और रिवाइज करके जाएं, और टेक्निकल में आप मोर देन 80 मार्क्स लेके जरूर आ जाओगे, ठीक है। इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं फिर अपने सेशन की तरफ, ठीक है। तो सेशन में चलते हैं। इंजीनियर सक्सेस इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑन इट्स
कंटेंट बेसिस, ठीक है। तो कंटेंट यहाँ पर आपको बिल्कुल 101% बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप इजीली अपने एग्जाम को क्रैक करें। बस मेहनत आपकी है, ठीक है। मेहनत जो सेल्फ मेहनत है वो आपको करनी होगी, ओके। गाइडेंस प्रॉपर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलिए फिर आगे चलते हैं, अपने सेशन को आगे लेके चलते हैं, अपने सेशन को आगे लेके चलते हैं। मटेरियल साइंस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसका आंसर दीजिए विद इन 30 सेकेंड्स। मैच लिस्ट फर्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद लिस्ट सेकंड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर दिया हुआ है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ओके। सो फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक, सेकंड इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। सिंपल सी बात है, हम मटेरियल साइंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी से जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स में अच्छे से होने चाहिए। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें क्वेश्चन में, जेई में, प्री में आ सकती है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्री की, याद रखिएगा। हमारा जो टास्क है वो हमारा इस प्री के लिए टास्क है, जो सीरीज चल रही है लक्ष्य, ठीक है। तो लक्ष्य के बेसिस पर हम सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल प्री को लक्ष्य किए हुए हैं, ठीक है। तो प्री के बेसिस पर ही हमें ये सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी एसएससी वाले पूछते हैं, उन सारी चीजों के बारे में। तो जल्दी से 30 सेकंड्स हो चुकी हैं, आंसर्स बताइएगा इसके। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक, ओके ओके। आंसर देते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा, ठीक है। मैं एनालिसिस कर रहा हूं इसकी, तो एनालिसिस करते हुए हम देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स आपको किस तरह से, किस बेसिस पर लेके चलने हैं, और साथ ही एक छोटा सा क्विक रिवीजन भी इन चीजों का हम फिगर वाइज लेके चलेंगे। तो अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो देखिएगा, सिंपल क्यूबिक इज दिस टाइप फॉर्म, एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हमारे पास ये है, साथ ही हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक ये है, ठीक है। तो आपको मैंने क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं, क्लास में मैंने अच्छे से इन चीजों को समझाया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है जो हमारे क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से ये पता होगा कि हाँ, फेस सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्या है। विद डिटेल्ड एनालिसिस हम बात करते हैं क्लासेस में। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है, फेस सेंटर्ड है एंड बॉडी सेंटर्ड है। तो बॉडी सेंटर्ड में बॉडी में है, फेस सेंटर्ड में सभी फेसेस पर एटम्स एक्स्ट्रा हैं, जबकि सिंपल क्यूबिक में कोई भी एक्स्ट्रा एटम नहीं होता है, ठीक है, उसके लैटिस साइड्स के अलावा, ठीक है। तो फिर इस चीज को हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने सिंपल क्यूबिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें आ सकती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर बना भी दी हैं, कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास सिंपल क्यूबिक के, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास जितने भी पर्टिकुलर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, ठीक है, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो या बॉडी सेंटर्ड हो या फेस सेंटर्ड हो या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड हो, ठीक है, सारे पर्टिकुलर के हमने यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उनको बताया हुआ है, ठीक है। साथ ही उनकी फिगर्स को मैंने बताया हुआ है। अब आपको प्री में पूछा क्या जाने वाला है, ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ एक वो व्यू जिससे कि आपको रटने में दिक्कत ना हो, रटने ना आप किसी चीज को, थोड़ा समझ के चीजों को चले, ठीक है। तो लास्ट में अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन आता है प्री में वो इस टेबल से आएगा जनरली, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 1 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, ठीक है, फेस सेंटर्ड में 4 एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी फिगर हैं वो एक तरह से यहाँ 1/8 पार्ट लिया रहता है इसका, 1/8। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास 1/8 होता है, बट ये 1 पूरा इनक्लोज हो चुका है, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है जो कि हमने क्लास में बहुत अच्छे से समझी हुई है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी 1/2 के हिसाब से ये हाफ पार्ट फेस सेंटर्ड का इस साइड रहता है। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके फाइनली आपको एक टेबल बनाई हुई है, तो इस टेबल को याद रखिएगा, ठीक है। आपसे सीधा CN पूछ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकते हैं फॉर द सिंपल क्यूबिक, फॉर बॉडी सेंटर्ड, फॉर फेस सेंटर्ड एंड फॉर हेक्सागोनल, ठीक है। साथ ही AY/R रेशियो, अभी AY/R रेशियो क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप याद भी रखेंगे इस सेंस में। साथ ही APF, क्वेश्चन APF से भी आ जाता है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर 0.52, 0.68 एंड 0.74 एंड 0.74। तो यहाँ से आपको ये चीज इजीली समझ में आ रही होगी कि ये जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे के सारे इन छोटे से इस PPT के इन स्लाइड्स में कवर कर लिए हैं। तो आपको इन PPT की स्लाइड्स के शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक कर रहा है किससे मैच, 3 से, बॉडी सेंटर्ड मैच कर रहा है आपके 68 से, फेस सेंटर्ड 74 से एंड ये 74 से, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3 देन 4 देन 2 एंड 1, ठीक है, या फिर 1 2, ठीक है, जो भी आपको लेना चाहे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एंड 1 मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। तो यहाँ से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो इसी से रिलेटेड चीजें सारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो इसी क्रिस्टलोग्राफी से क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पर इस तरह से बनेगा कि चारकोल है,
ग्रेफाइट है, क्रोमियम है एंड कॉपर है। तो इनको ये बताना है कि कौन से के एग्जाम्पल्स हैं। अब यार स्टूडेंट्स ना इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मटेरियल साइंस को ना बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट की तरह सोचा जाता है, बट नहीं, ठीक है। ये कहा जाता है कि हाँ मटेरियल साइंस सिर्फ और सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन कैसा आ जाए, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीजें अगर पता है कि हाँ यहाँ से चीजों को कंठस्थ करना है, यहाँ से चीजों को याद रखना है, तो उन याद रखने वाली चीजों की ही बात मैं करूंगा अपनी स्लाइड्स में, कि आपको इतनी चीजें तो कम से कम याद रखनी है। और बाय लक, ठीक है, मटेरियल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत बहुत ज्यादा याद नहीं रख सकते हो, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए एक निकल है, तो निकल के जितने भी आपके अलॉय होंगे, उस अलॉय के जितने भी एप्लीकेशन होंगे, वो उम्मीद है आपको याद नहीं होंगे। और ऑब्वियस है कि कोई क्वेश्चन इस तरह का आ गया जो कि आज तक आपने नहीं सुना है, तो नहीं हो पाएगा वो, मैं मानता हूं इस चीज को मटेरियल साइंस में। बट हम यहाँ पर हैं किस लिए? आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, आपको इस लेवल पर लेके जाने के लिए कि आपकी कम मेहनत पर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ जाएं। तो बस यही चीज़ मैंने इस स्लाइड में की हुई है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को फोकस कीजिएगा, देखिएगा। जैसे कि इस स्लाइड में, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा, इस स्लाइड को, पीपीटी को डाउनलोड कर लें, ठीक है, और उसके बेसिस पर इनके शॉर्ट नोट्स में इन चीज़ों को अपने शॉर्ट नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। देखिएगा, सिंपल क्यूबिक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, मैग्नीज हो गया, पोलोनियम हो गया, फ्लोस्पार हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार नाम देख जाने हैं, एक बार नाम देख जाने हैं। अगर नाम देख गए आप, देखो अल्फा आयरन एंड डेल्टा आयरन, क्वेश्चन यहां से जनरली बन जाता है कि बीसीसी कौन सा है, अल्फा आयरन डेल्टा आयरन है। मैंने आपको यहां पर ही बिल्कुल अलग से समझा रखा है, ठीक है। ऐसे ही एफसीसी की बात करें तो देखो गामा आयरन इसके अंदर आ गया है, एफसीसी के अंदर। बाकी एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम, कॉपर, गोल्ड, निकल, सब के एग्जांपल एफसीसी के अंदर है। ऐसे ही याद रखिएगा इन सारी चीजों को। हेक्सागोनल क्लोस्पेक्ट, हेक्सागोनल क्लोस्पेक्ट में मैग्नीशियम हो, कैडमियम हो गया, जिंक हो गया, हीलियम हो, कोबाल्ट हो गया, ये सारी जितने भी है वो हेक्सागोनल क्लोस्पेक्ट। बस आपको इधर उधर और नहीं जाना। साथ ही एचसीपी में आप यहाँ पर ये चीज और ऐड कर सकते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। तो आपको और एक्स्ट्रा नहीं जाना है कहीं पर भी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें याद रखनी है। देखिए अमोर्फस में ग्लास हो गया, चारकोल हो गया, ये चीजें याद रखिएगा। जो मैंने इतना सारा आपका कंटेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी स्लाइड में रख दिया है, उस चीजों को अच्छे से याद रखिएगा, उन चीजों को अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर मैं एफसीसी, एचसीपी, अमोर्फस एंड बीसीसी से इनको कंबाइन करूं, तो आंसर यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जो अमोर्फस है उससे क्या रिलेट हो रहा है, चारकोल किससे रिलेट हो रहा है, अमोर्फस से, आंसर आ गया ना। चारकोल किससे रिलेट हो गया, अमोर्फस से। ग्रेफाइट किससे रिलेट हो गया, ग्रेफाइट हो गया हमारा एचसीपी से रिलेट, तो ग्रेफाइट हो गया एचसीपी से, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम किसमें है, देखिएगा, क्रोमियम 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 कहां पर लिखा हुआ है, क्रोमियम। क्रोमियम देख, सिंपल सी बात है, याद रखिएगा आप इन चीजों को हमेशा, ठीक है। क्रोमियम किसमें है, हमारे बीसीसी में, ठीक है। तो बीसीसी में हमारे पास ये चीज इससे अटैच हो गई। लास्ट बचा है कॉपर, कॉपर को देखिएगा एफसीसी में, तो कॉपर हो गया हमारा एफसीसी से। सो आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा ए का 3 है, ठीक है, मतलब ये 2 हो गए हमारे पास। ग्रेफाइट का हो गया 2, सो ये भी हमारे पास हो गया। एंड क्रोमियम का हो गया यहाँ पर, क्रोमियम का हो गया यहाँ पर 4, सो आंसर इज बी, ठीक है, साफ दिख रहा है आपको। देन कॉपर का हो गया एफसीसी, ठीक है। तो ये चीज जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई है, ये चीजें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा, इनको अच्छे से याद रखिएगा, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द अमोर्फस मटेरियल, तो ये सिंपल आपके रिकैप्चुलेशन के लिए है, आप सीधा आप आंसर बता सकते हैं, ग्लास इज द अमोर्फस मटेरियल। ओके, नेक्स्ट, द सेट ऑफ मिलर इंडाइसेस ऑफ द प्लेन शोन इन द फिगर, गिवन फिगर इज। क्रिस्टलोग्राफी में साथ में एक मिलर इंडाइसेस वाला कॉन्सेप्ट होता है, कभी कभी क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है फॉर द जेई परस्पेक्टिव, वो चीजें देखिएगा। पहले आपको सिंबल्स याद रखने हैं। ये जो होता है सिंबल, वो होता है हमारे सिंगल प्लेन का, ये जो होता है दैट इज द सिंगल प्लेन। ओके, अगर मैं बात करूं यहां पर इस तरह के वाले सिंबल का, तो ये होता है हमारा सिंगल डायरेक्शन, ये होता है हमारा सिंगल डायरेक्शन। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर इस तरह से रिलेटेड, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट जिसे बोल देते हैं, दैट इज द फैमिली ऑफ प्लेन। एंड अगर मैं बात करूं यहां पर दिस इज द, ये है हमारा फैमिली ऑफ डायरेक्शन। तो ये जेई में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन चारों चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा गया है कि मिलर इंडाइसेस बताइए प्लेन के। तो प्लेन पर क्या होता है, प्लेन में हमें ये देखना होता है प्लेन कहाँ कट कर रहा है। तो एक्स में ये कट कितना कर रहा है, ये वाला पार्ट एक्स में कट कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ तो एक्स में कट कर रहा है,
ठीक है, तो मान लीजिए 1 यूनिट एक्स में कट कर रहा है, तो बट ये किस में कर रहा है, ये बैक साइड कर रहा है, तो बैक साइड है मतलब -1 बैक साइड। साथ ही वाई में क्या प्लेन कट कर रहा है, ये वाला जो प्लेन है हैज्ड प्लेन, ये क्या वाई को कट कर रहा है, कभी नहीं। इसका मतलब ये इनफाइनाइट पर कट करेगा वाई को, ठीक है, वाई को ये इनफाइनाइट पर कट करेगा, जेड को ये इनफाइनाइट पर कट करेगा। तो हम यहाँ पर जो मिलर इंडाइसेस लेते हैं प्लेन की उसमें हम लेके चलते हैं रेसिप्रोकल्स। याद रखिएगा, हम लेके चलते हैं रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल इनफाइनाइट का कितना हो जाता है, 0, ठीक है, 0 0, ठीक है, एंड y का भी क्या हो जाएगा 0, x z का भी क्या हो जाएगा 0, बट 1 को देखिएगा ये है -1, और अगर -1 की बात कर रहा हूं तो -1 का मतलब होता है 1 वार, 1 के ऊपर वार लगा देते हैं, तो ये हमारा निगेटिव सेंस को दिखाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 वार 0 0। साथ ही सिंबल क्या हो जाएगा हमारा प्लेन का, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको याद रखने के लिए ये एक छोटी सी स्लाइड और बनाई हुई है, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जो हमारे पास मिलर इंडाइसेस है प्लेन ये यहाँ पर एक्स में भी कट कर रहा है, वाई में भी कट कर रहा है, जेड में भी कट कर रहा है। तो जो रेड वाला प्लेन है ये, इस पर क्या हो रहा है, इस पर हो रहा है 1 1 1 का कटिंग, ठीक है। तो इसके जो मिलर इंडाइसेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 1 1 1, इस प्लेन के मिलर इंडाइसेस 1 1 1, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन देखिएगा, यहाँ पर जो आपके पास ये वाला प्लेन है ऐसा वाला, ठीक है, ये वाला प्लेन है, इसके क्या है 0 1 0, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है y में है 1, बट x में क्या है हमारे पास इनफाइनाइट, z में क्या है इनफाइनाइट। तो x में इनफाइनाइट है, इसका मतलब 0 हो जाएगा रेसिप्रोकल, z में इनफाइनाइट है मतलब 0 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस एंड सिमिलरली फॉर दिस, ये वाला प्लेन कौन सा हो गया हमारे पास, ये वाला प्लेन हो गया एक तरह से ये वाला, ठीक है, ऐसे सॉरी ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, एंड एक प्लेन हमारे पास है ये वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो ये 0 0 1 हो गया इसके, ठीक है, 1 0 0 हो गए ब्लू वाले के, क्लियर है। तो ये तीनों प्लेन आपके सामने हैं, साथ ही आप इन चीजों को भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सिंपल ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखी हैं, ठीक है, शो की हुई हैं। इनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल मिलर इंडाइसेस से मिल सकता है आपको। आगे चलते हैं, देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, विद इन 30 सेकेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि जो हमारे पास ये प्लेन है, कौन सा वाला, जो हैश्ड प्लेन है ये वाला, ठीक है, उस प्लेन के इंडाइसेस क्या होंगे, ठीक है, उसके मिलर इंडाइसेस क्या होंगे। प्लेन के हमसे सिंपल पूछे गए हैं, तो प्लेन के जो हमारे पास मिलर इंडाइसेस होंगे वो किस में दिखाए जाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में, और स्मॉल ब्रैकेट में ओपन इंटरवल में। उसके बाद क्या दिखाया जाता है कि यहाँ पर फर्स्ट वाले के एक्स में इंटरसेप्ट, तो एक्स में इंटरसेप्ट है क्या, बिल्कुल है। वाई में इंटरसेप्ट है क्या, बिल्कुल है। जेड में इंटरसेप्ट है क्या, नहीं है। तो एक्स में इंटरसेप्ट है, ठीक है, 1 यूनिट मान लिया। वाई में इंटरसेप्ट है 1 यूनिट मान लिया। जेड में इंटरसेप्ट नहीं है, इसका मतलब इनफाइनाइट हो गया। तो ऑब्वियस है 1 इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल करोगे 1 आ जाएगा, y का भी 1 आ जाएगा, जबकि z का जो 1/0 होगा, सॉरी 1/ इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब आंसर क्या हो गया मेरा बी, सिंपल। क्लियर है, बहुत बढ़िया, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही हम आगे अब चलते हैं। ये हुआ हमारा एक तरह से जो सेंस था मिलर इंडाइसेस का। अब उसी में क्रिस्टलोग्राफी में हमारे पास एक चीज और होती है, जो हमारे ब्रेविस लैटिस की बात की जाती है। ब्रेविस लैटिस हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन जनरली याद नहीं हो पाता है, वो स्टूडेंट्स को उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि यार सर क्या 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 किया जाए इसके लिए। तो आपको मैंने सिंपल एक स्लाइड में इस चीज़ को समझाया हुआ है। आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विद इन 30 सेकंड्स इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, ठीक है। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम की बात हो रही है। अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं ना कि यार बहुत सारे नाम हो जाते हैं, तो बहुत सारे नाम ना आपके पास एक तरह से एक स्लाइड में होने चाहिए, जिससे कि आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सकें, रिकॉल कर सकें। क्लियर, चलिए तो फिर आप जल्दी से आंसर देते रहिएगा, इनके आंसर देते रहिएगा। चलिए तो फिर आगे देख लेते हैं, इसकी एनालिसिस भी साथ में देख लेते हैं। देखिएगा ये जो आपके पास मैंने स्लाइड रखी हुई है, ये जो स्लाइड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को बस आपको एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिवाइज करके जाना है। रिवाइज इन द सेंस एक बार देख के जाना है कि हमारे पास जो क्यूबिक होता है उसमें क्या होता है, a = b = c एंड अल्फा बीटा गामा = 90। आपसे सीधा ये पूछा जाएगा। आपको उम्मीद है क्लास में मैंने सब कुछ ही अच्छे से बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, एक क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर हम यूनिट सेल सिंपल एक क्यूबिक मान लेते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल में ए बी सी क्या है, ए हमारे पास मान लीजिए ये है, बी हमारे पास मान लीजिए ये है, और सी हमारे पास सॉरी सी ये है, और बी हमारे पास ये है। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, जो इनके बीच के एंगल्स हैं। तो ये अल्फा बीटा एंड गामा के हिसाब से हम ये एंगल्स लेके चलते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में समझाया हुआ है इन चीज़ों को, और साथ ही आप चाहें तो उन चीज़ों को आप एक्सेस भी कर सकते हैं पीपीटीज के थ्रू, ठीक है, ऐप पर जाकर।
तो आप ऐप पर भी जा सकते हैं, ऐप पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ऐप पर आप चले जाइए और ऐप से वहां पर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूबिक जो है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसके तीन पार्ट है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी एंड फेस सेंटर्ड। ये तीन चीजों से क्यूबिक क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। या तो क्यूबिक किस में होगा, सिंपल में होगा, या बॉडी में होगा, या फेस में होगा। क्यूबिक अपने आप में सिंपल क्यूबिक नहीं होगा, क्यूबिक के भी तीन पार्ट हैं, या तो वो सिंपल होगा, या बॉडी होगा, या फेस सेंटर्ड होगा। ऐसे ही मेरा टेट्रागोनल है, या तो वो सिंपल टेट्रागोनल होगा या बॉडी सेंटर टेट्रागोनल होगा। उसकी जो कंडीशन है वो याद रखिएगा। क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में क्या हुआ, a इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा आर सेम इक्वल टू 90 डिग्री, सो आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी, गुड, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। तो यहां से आप देखिएगा एक दो तीन, देखिए नंबर्स गिनिएगा यहाँ से, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है 1 2 3 देन 4 देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो हमारे पास 14 ब्रेविस लेटिस होती हैं, 14 ब्रेविस लेटिस होती हैं। आंसर याद रखिएगा 14 होती हैं ब्रेविस लेटिस, 7 नहीं होती हैं। यहाँ जो 7 लिखा हुआ है, 7 हमारे टोटल, हमारे 7 जो हैं टोटल उनके पर्टिकुलर टाइप हैं, एक फैमिली का एक सबसे बड़ा मेंबर है, जबकि उस फैमिली में हमारे पास फिर से कुछ टाइप होते हैं। तो कितनी ब्रेविस लेटिस होती है हमारे पास, 14, 7 नहीं 14। ओके क्लियर, ठीक है। तो इस चीज को, इस टेबल को हमेशा याद रखिएगा जो मैंने आपको बनाई हुई है। पीपीटी में जाके इन चीजों को अच्छे से डाउनलोड करके और इन चीजों के शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है। आपको मिल जाएंगे, इससे सीधा सीधा इन चीजों को ऐसे याद मत करो, खुद से बनाओ, खुद से लिख के इन चीजों पर प्रैक्टिस करो, तब ये चीजें याद रहेंगी। ओके चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारा इस क्रिस्टलोग्राफी चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो हमारे पास पेयर्स हैं, स्पेस लैटिस रिलेशन बिटवीन एज एलिमेंट ए एंड एटॉमिक रेडियस आर। तो एज एलिमेंट हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सॉरी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस फिगर में, यहाँ पर हमने बात की थी, ठीक है, मे भी आपको याद होगा। ये हमारे पास यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज दी ए, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दिस इज दी ए एंड ये है हमारे पास आर आर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो अब ये मेरे पास ए हो गई, जबकि आर हमारे पास ये है, ऐसे ही 2r ये है और आर बैक साइड में ये है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हमारे पास ए है, जबकि ये हमारे पास आर है, ये 2r है, ये आर है, ठीक है। तो यही सेंस हमारा, आगे मैंने आपको इन्हीं सेंस के हिसाब से चीजों को समझाया हुआ है। यहाँ से देखिएगा, ओके यहाँ से देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी देखिएगा और 30 सेकंड्स के अंदर आंसर देना भी था आपको, जल्दी से इसका आंसर भी देते रहिए। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ए स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर होता है क्या रिलेशन, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, ट्राइक्लिनिक या फेस सेंटर्ड। तो इसके रिलेशन को इस तरह से रटना तो है नहीं, तो समझना है, चीजों को समझना है, तो फिर क्या रखना है, देखिएगा ये चीज इसमें से कौन सा नोट करेक्टली है, ठीक है। नोट करेक्टली पता लगा, सीधा ये आंसर ए देख के बता दो कि ए भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो नोट करेक्टली है उसको देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिएगा सिंपल क्यूबिक, ये चीजें हमेशा याद रखिएगा जो भी मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। एक एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्विक रिवीजन के लिए, और हमेशा इन स्लाइड्स को अपने साथ रखिएगा। मटेरियल साइंस आपका जितना भी प्री में आने वाला है उसका, अगर देखिए एप्लीकेशन के बेसिस पर नहीं कहा जा सकता कि एप्लीकेशन में क्या चीज एसएससी पूछ ले, बट हाँ जितना कंटेंट रिलेटेड है, ठीक है, जितना भी कंटेंट रिलेटेड है कि ब्रेविस लेटिस से क्वेश्चन हुआ, या फिर क्रिस्टलोग्राफी से क्वेश्चन हुआ, या फिर आपके आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चन हुए, ठीक है, या फिर ट्रिपल टी डायग्राम से, या किसी भी चीज से इस तरह की जो कि एक पर्टिकुलर होता है, ठीक है, जिसमें हम इन एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कंटेंट सारे के सारे इन स्लाइड्स में कवर होने वाले हैं, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है। उन सबके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, बस उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक में ये चीज हो गई, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में जो ये वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से देखते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको वो एक फोटो दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से समझ सकते हैं आप उस चीज को 3D फिगर में, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास ए होता है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, आर और आर के बराबर, तो रिलेशन आया ए इक्वल टू 2r या आर इक्वल टू a/2। ऐसे ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हम इस फेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फिगर कुछ ऐसे बनेगा। तो ये फिगर ऐसे बन के यहाँ से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगानी है सीधी, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है और आंसर ये रहा आपके सामने, ठीक है। ऐसे ही बॉडी सेंटर्ड में यहाँ पर ये वाला जो फिगर है ये इस वाले प्लेन पर है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला प्लेन है, ये वाला जो अंदर से कट रहा है, जो अंदर से कट रहा है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या है, √2a, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर क्या है हमारे पास, √2a, ठीक है, और ये है हमारे पास a, और ये है हमारे पास 4r। तो मैंने फिगर में सीधा ये दिखा रखा है,
फिगर में मैंने वही प्लेन दिखा रखा है, बस पाइथागोरस लगाया और यहाँ पर आंसर आ गया। जबकि आपको याद होगा मैंने A/R रेशियो टेबल में भी बता रखा है, तो वहाँ से टेबल से भी आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं क्योंकि यहीं से वो आउटकम निकल के आए हैं। बट क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए, तो मैंने जितना भी उसको ब्रीफली बता पा रहा हूँ उतना मैं ब्रीफली लेके जा रहा हूँ, जिससे कि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रटनी ना पड़े। ठीक है, टेबल की वैल्यूज सारी रटनी ना पड़े, आप समझ के भी चीज़ों को चलो। कि क्वेश्चन कभी कभी इन डेप्थ थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये रिलेशन में किस तरह से आ रही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जितना आइडिया होना चाहिए उतना मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, चलिए फिर, तो यहाँ से हमने सबसे पहले चैप्टर की बात कर ली जिसमें हमने सिंपल क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हैं। सिंपल क्रिस्टलोग्राफी जिसके हमने देखिए समझिएगा आप इस चीज को, कम से कम हमने यहाँ तक की जो बात की है उसमें हमने अभी तक क्या कवर किया है। ठीक है, इनके सबके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, मेहनत करो यार, 1 से 2 घंटे 2 शॉर्ट नोट्स बनाने में पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन लास्ट में जरूरी है ये। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफिक से रिलेटेड, ठीक है, फर्स्ट चीज हमारी क्या होती है, क्रिस्टल्स कितने टाइप के होते हैं, ब्रेवस लैटिस कैसी हैं, एफसीसी बीसीसी और एचसीपी और अमोर्फस या फिर सिंपल क्यूबिक के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, कौन कौन से मटेरियल आते हैं, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यूज सबके लिए क्या होती हैं। ठीक है, एचसीपी बीसीसी एफसीसी इन सब के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ एक्चुअल एटम्स क्या हैं उस पर्टिकुलर क्यूबिक स्ट्रक्चर, उस पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीजें हमें फ्रेम करनी है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है एंड एलिमेंटल जो एज है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो हमारे पास आंसर होते हैं A/R रेशियो, वो हमें याद रखना है। ठीक है, समझते हुए इन चीजों को। तो ये जो हमारे पास ओवरव्यू हुआ है, मिलर इंडाइसेस समझनी है, प्लेन्स के बारे में याद रखना है। ये जो हमारे पास ओवरव्यू हुआ है ये हुआ क्रिस्टलोग्राफिक वाले पार्ट का। ठीक है, अब चलते हैं हम डिफेक्ट वाले पार्ट की तरफ। अब डिफेक्ट भी स्टूडेंट्स के मन में ये होता है, बट डिफेक्ट का क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं सकते सर, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं डिफेक्ट्स, रटे नहीं जाते हैं सर, रटना नहीं है उन चीजों को, जहां जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से सिंपल याद रखना है। ठीक है, अगर और डिटेल में जानना है तो आप क्लास नोट से बिल्कुल जाओ, जिनको मैंने क्लास में पढ़ा है वो क्लास नोट्स में जाइएगा। ठीक है, बाकी जो भी अदर स्टूडेंट्स है वो आप चाहे ऐप पर जाकर उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ऐप पर जाके आप एक बार देखिएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको मटेरियल वगैरह प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही जो हमारे पास डिफेक्ट्स हैं उन डिफेक्ट्स को याद करने का तरीका, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए इसका। लाइन इम्परफेक्शन इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड, लाइन इम्परफेक्शन इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड। ठीक है, तो पोर्स डिफेक्ट होता है वो, फ्रैंकल डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट है, या एज डिसलोकेशन में हम लाइन डिफेक्ट को लेके चलते हैं। तो सोचिएगा लाइन डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, एक व्यू, बस वो व्यू आपके माइंड में है ना, आप मेजोरिटी क्वेश्चंस कर लोगे, मेजोरिटी। देखो ये रहा वो व्यू। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, आपको अपनी मेहनत करनी है, बस आपको अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो जरा देखिएगा डिफेक्ट्स इन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, डिफेक्ट इन सॉलिड कितने हो गए, पॉइंट डिफेक्ट हो गया, लाइन डिफेक्ट हो गया, सरफेस डिफेक्ट हो गया, वॉल्यूम डिफेक्ट हो गया। इससे अलग आपके पास एक भी डिफेक्ट नहीं होता है भाई। जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें आपको मैंने कंसाइज वे में बताई हुई हैं। ठीक है, तो साथ ही याद रखिएगा पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हमारे पास 3 टाइप हो जाते हैं फिर से, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट। अगर मैं बात करूँ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की तो उसमें 2 पार्ट फिर से आ जाते हैं, आयोनिक डिफेक्ट एंड नॉन आयोनिक डिफेक्ट। ठीक है, आयोनिक डिफेक्ट के अंदर हमारे पास होता है वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयोनिक डिफेक्ट जो हमारे पास नॉन आयोनिक डिफेक्ट हैं, जो हमारे पास नॉन आयोनिक डिफेक्ट हैं, दैट आर द नॉन आयोनिक डिफेक्ट आर द वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, व्हाइल आयोनिक डिफेक्ट आर द शोकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके ओके, ठीक, तो यहां पर वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल आर द नॉन आयोनिक एंड आयोनिक आर द शोकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर आपको वो पिक्चर्स एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास वैकेंसी कौन सा होता था, हमारे पास जो इंटरस्टिशियल होते थे, ठीक है, या फिर शोकी और फ्रैंकल डिफेक्ट होते थे, वो कौन कौन से होते थे। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो आपके पास केमिकल कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है, वो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो या तो वो मेटल एक्सेस की वजह से होता है कि हम केमिकल कंपाउंड का नाम अब वैसा नहीं ले सकते हैं जैसा उसमें था, या फिर मेटल डिफिशिएंट की वजह से होता है। ठीक है, तो 2 टाइप होते हैं इन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के, जबकि एक होता है इंप्योरिटी डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में इंप्योरिटी इन द सेंस कि फॉरेन एटम आए, याद रखिएगा फॉरेन एटम दूसरा आके हमारे रियल एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फॉरेन एटम अगर आ जाए तो फॉरेन एटम को हम क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट। जल्दी से देखिएगा इसके फिगर को,
जल्दी से यहाँ पर देखेगा, इंटरस्टिशियल एटम्स, सब्स्टिट्यूशनल एटम्स, जनरली मैं किसके हिसाब से बोल रहा हूँ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको सारे डिफेक्ट्स में यहाँ पर दिखा सकूं, चाहे वो स्टोइचियोमेट्रिक हो, चाहे वो हमारे इम्प्योरिटी हो, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल एटम्स हमारे पास यहाँ पर ये है, वैकेंसी हमारे पास ये हो गया, फ्रैंकल पेयर हमारे पास इस तरह से हो जाता है। सब्स्टिट्यूशनल एटम अगर हमारे पास छोटा फॉरेन एटम अगर छोटा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सब पर एक तरह से टेंसाइल क्रिएट करेगा। यहाँ पर स्ट्रेस कैसी होती है, टेंसाइल क्रिएट, जबकि यहाँ पर स्ट्रेस कैसी होती है, कंप्रेसिव क्रिएट, ठीक है। यहाँ पर कैसी होती है, कंप्रेसिव, अगर फॉरेन एटम का साइज लार्ज है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये क्लियर किया, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक के पॉइंट डिफेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्विक रिवीजन, बाकी ऑब्वियस है डिटेल में तो क्लास में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्री के रेस्पेक्ट में क्विक रिवीजन की बात करनी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी बात करनी है। तो हमें इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कि इस तरह से इस चीज को याद रखिएगा, और यहाँ पर प्लीज इस चीज पर फोकस कीजिएगा, यहाँ पर प्लीज इस चीज पर फोकस कीजिएगा। दीज आर दी नॉन आयोनिक, दीज आर दी नॉन आयोनिक एंड दिस इज दी आयोनिक डिफेक्ट। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में बात करें तो लाइन डिफेक्ट के हमारे पास दो पार्ट हो जाते हैं, एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन। देखिए यहाँ पर एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन। तो एज डिसलोकेशन के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है आपका बर्गर वेक्टर का, ठीक है। तो बर्गर वेक्टर या बर्गर वेक्टर, मैं उसे जनरली बर्गर कहता हूँ, ठीक है, वैसे आप बर्जर भी बोल सकते हैं उसे। तो बर्गर वेक्टर जो होता है हमारे पास, उसमें एज जो यहाँ पर डिसलोकेट हुई है उससे जो आपका वर्जर वेक्टर होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, एज डिसलोकेशन में वर्जर वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। सिंबल याद रखिएगा, बस सिंपल सिंबल याद रखिएगा। बाकी डिटेल एनालिसिस करनी है तो हमने क्लास में की हुई है, ठीक है। तो डिटेल एनालिसिस की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रू डिसलोकेशन में जो हमारे पास डिसलोकेशन है, वो जो डिसलोकेशन की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में डिसलोकेशन, याद रखिएगा, डिसलोकेशन डायरेक्शन में ही आपका, डिसलोकेशन डायरेक्शन में ही आपका जो बर्जर वेक्टर होता है वो इसके पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये दो आंसर आप याद रखेंगे, बर्जर वेक्टर इसके पैरेलल होता है, ठीक है, डिसलोकेशन डायरेक्शन के, ठीक है। साथ ही हमारे पास लास्ट हमारे पास पार्ट होता है हमारा वॉल्यूम डिफेक्ट का, ठीक है। लाइन डिफेक्ट की बात हो गया, सरफेस डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट में हम ग्रेन बाउंड्री एंड ट्यूनिंग की बात करते हैं, जबकि वॉल्यूम डिफेक्ट हमारा होता है पोर्स, क्रैक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो वॉल्यूम वाइज जितने भी डिफेक्ट होंगे वो वॉल्यूम डिफेक्ट के अंदर आएंगे, जबकि सरफेस के अंदर हमारे ग्रेन बाउंड्री एंड ट्विनिंग वाला पार्ट रहता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप दे सकते हैं, यहां से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए ये हमारा पॉइंट डिफेक्ट, ये या बेसिकली डिफेक्ट से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए विद इन 30 सेकंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस, पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस दैट इज द सेल्फ इंटरस्टिशियल होता है भाई। पॉइंट डिफेक्ट को मैंने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोला है ना, बिल्कुल। जबकि यहां पर देखिएगा लीनियर डिफेक्ट जो है वो हमारी ग्रेन बाउंड्री नहीं है, ग्रेन बाउंड्री इज द सरफेस डिफेक्ट, ग्रेन बाउंड्री इज द सरफेस डिफेक्ट। सो आप यहां से ये देख सकते हैं कि जो इसमें आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। क्या पूछा है, नॉट करेक्टली, ठीक है। जल्दी से आप आंसर देते रहिए, आंसर देते रहिए, ओके। तो यहां तक की जो हमने बात की है अभी, इसमें हमने बात क्या की है, डिफेक्ट्स की, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफिक तक याद है ना, शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर हो चुके हैं क्रिस्टलोग्राफिक तक। उसके बाद जो डिफेक्ट के शॉर्ट नोट्स हैं वो सीधे आप कहां से जाएंगे, इस टेबल से। जो मैंने, देखो हम मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत बस ये करनी है कि आपको अपनी राइटिंग में इन चीजों को फिर से लिखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ यहाँ से और मेहनत करके इस चीज को फिर से लिखो अपने पास, ठीक है। तो स्लाइड इसकी वैल्यू को समझो, इन चीजों को याद रखो, इन चीजों को लिखो, ठीक है। तो यहां से हमने डिफेक्ट्स को क्लियर किया। डिफेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हो गए हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स एंड सरफेस डिफेक्ट्स एंड साथ ही वॉल्यूम डिफेक्ट, उनके सबके टाइप, उनके सबके पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से। आंसर क्या होना चाहिए, प्रूफ रेजिलियंस इन ए मेंबर इज स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा। प्रूफ रेजिलियंस की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, हमने पहले भी इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है। साथ ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जैसे हमने मैकेनिकल एंड सिविल कंबाइंड सेशन की बात की थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसी तरह से हम सिविल के लिए प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं तो सॉम में भी डिस्कस करते हैं। साथ ही जो मैकेनिकल के लिए मटेरियल साइंस में भी प्रॉपर्टीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए यहाँ पर वेटेज जो होता है प्रॉपर्टीज का वो मैकेनिकल के लिए बहुत ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा होता है। तो उसके बेसिस पर आपको ये प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन तो नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। साथ ही प्रूफ रेजिलियंस की बात जैसे मैंने आपको लास्ट सॉम में भी बोला था कि ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजों के शॉर्ट नोट्स आपको वन लाइनर होने चाहिए आपके पास, ठीक। तो इन सारी चीजों के वन लाइनर शॉर्ट नोट्स कुछ भी एसएससी पूछ सकता है, इन सभी चीजों में से कुछ भी पूछ सकता है। साथ ही आपको याद होना चाहिए क्रीप के बारे में, क्रीप क्या है, आपको याद होना चाहिए फटीग के बारे में एज अ मैकेनिकल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको और इंक्लूड करनी है। क्रीप हो गया, फटीग हो गया, इम्पैक्ट हो गया, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मेरी क्या होती है, ठीक है। कौन कौन से इसके लिए टेस्ट होते हैं उनके बारे में हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सीधा आंसर आंसर देखिएगा सीधा क्या होगा यहाँ से, प्रूफ रेजिलियंस इन ए मेंबर इज स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी विच इज इन होल वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम की जो डेफिनेशन होती है दैट इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, जिसे हम MOR भी बोल देते हैं। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस MOR हमारा होता है पर यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पर, ठीक है। जबकि हमारे पास जो टोटल होल वॉल्यूम में होता है, जो P एंड डेल्टा कर्व के अंदर टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होती है at the elastic limit that is simply called as the proof resilience, तो ये हमने प्रॉपर्टीज में बात कर ली थी। जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस को तो इजीली एकदम उड़ान देना है आपको, ठीक है। चलिए फिर आगे, मैंने आपसे बोला भी था शॉर्ट नोट्स आपको इनके प्रिपेयर करनी है, वन लाइनर शॉर्ट नोट्स, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मटेरियल शो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अब डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ना कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट की। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैंने आपसे सोम में डिस्कस भी किया था, छोटा सा एक पार्ट वहां पर भी डिस्कस हुआ था इसका, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था मटेरियल टाइप जो होते हैं होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक। तो आपको याद होगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज होती हैं वो आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। यहाँ पर 2 होती है, कौन कौन सी, E एंड म्यू। साथ ही इसको हम इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट बोला करते हैं। ऑर्थोट्रोपिक की अगर बात करें तो इसके लिए 9 आंसर होता है एंड एनाइसोट्रोपिक के लिए 21। वैल्यूज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स की। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्थोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक, ठीक। तो एनाइसोट्रोपिक क्वेश्चन हमारा जो पूछा जा रहा है वो बेसिकली इस डेफिनेशन से पूछा जा रहा है, और ये डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। मैं आपको 3 फिगर्स लेके चल रहा हूं जिससे आपको ये डिफरेंस उम्मीद है याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड्स बोली है ना, उनमें जो जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है उसकी वन लाइनर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो होमोजेनियस की बात करें तो अगर यहाँ सेम मैं डायरेक्शन मान के चलूं और अलग अलग पॉइंट की बात करूं तो हर एक पॉइंट पर सेम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी अगर सेम है, दैट इज कॉल्ड एज दी होमोजेनियस मटेरियल। जबकि अगर एक पॉइंट लेके चलता हूं, जबकि डायरेक्शन बहुत सारी लेके चलता हूं, उन डायरेक्शन पर सब पर मेरी प्रॉपर्टी अगर सेम है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज दी आइसोट्रोपिक मटेरियल। वाइल अगर उसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में सब में क्या है, हमारी प्रॉपर्टी अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। तो सो आंसर यहां से क्या होने वाला है, सीधा आपका मटेरियल सोर्स डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये चीजें जितनी भी मैंने यहां से बोली हैं, ऑर्थोट्रोपिक के बारे में भी एक डेफिनेशन, एक लाइन, वन लाइनर डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वहां पर भी हमारे पास जो ऑर्थोट्रोपिक होता है, द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यहां से शॉर्ट नोट्स हुआ, शॉर्ट नोट्स की बातें समझ में आ रही है ना। सबसे पहले हमने क्रिस्टलोग्राफी की बात की, उसके शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर होनी चाहिए, वन डेफिनेशन, वन लाइन। जितनी मैंने स्लाइड्स यहाँ पर यूज की हैं सारी चीजें आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। साथ ही उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है क्रिस्टल डिफेक्ट्स के जितने भी हमने डिफेक्ट्स की बातें की हैं, ठीक है, सारे डिफेक्ट्स की जो डेफिनेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको एक पूरा डिफेक्ट का ये डायग्राम बनवाया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर आपके जितने भी डिफेक्ट होंगे वो सारे के सारे डिफेक्ट आपको वन लाइनर डेफिनेशन के साथ पता होने चाहिए, सारे डिफेक्ट। बर्जर वेक्टर की बात जो हम करें तो बर्जर वेक्टर के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं आपसे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ से। नेक्स्ट इज द आयरन, व्हाट इज द
आयरन इज दी मैग्नेटिक एलोट्रोप ऑफ आयरन, ठीक है। कौन सा वाला आयरन मैग्नेटिक एलोट्रोप है किसका, आयरन का, तो एलोट्रोपी ऑफ आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से एसएससी जनरली पूछ लेती है, ठीक है। तो यहाँ से आयरन इज दी मैग्नेटिक एलोट्रोप ऑफ आयरन, तो उसके लिए जल्दी से आंसर मुझे दीजिए इसका, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर ये आपने अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या मैथ्स लिख दिया क्या, क्योंकि बीटा आयरन तो जनरली होता ही नहीं है, बीटा आयरन की कोई बात ही नहीं है, अल्फा आयरन होता है, गामा आयरन होता है, डेल्टा आयरन होता है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे हम बात कर लेते हैं इसके डिस्कशन की। डिस्कशन में हमेशा जो मैं यहाँ पर ये डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम को हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल डायग्राम है ये, ठीक है। यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि जो अल्फा आयरन होता है, देखिएगा सबसे पहली चीज क्या है, एलोट्रोपी, मतलब वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। किसके बेसिस पर, हमारे टेम्परेचर के बेसिस पर, अलग अलग के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर पर अलग अलग फेजेस हमारी मिल रही हैं, वो जो फेजेस हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो अल्फा आयरन इज दी प्योर आयरन, प्योर आयरन की बात हो रही, प्योर आयरन, कार्बन इसमें नहीं है, अगर कार्बन मिक्स कर दूं तो दैट इज कॉल्ड द फेराइट, समझिएगा इन चीजों को, दैट इज कॉल्ड द फेराइट। बट अल्फा आयरन की बात कर रहा हूँ, 723 से नीचे 768 क्वेरी टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बेसिकली उसके नीचे की बात कर रहे हैं, तो फेराइट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्योर आयरन। बट अल्फा आयरन इज द प्योर आयरन, प्योर आयरन का मतलब है कार्बन की परसेंटेज उसमें बिल्कुल भी नहीं है, कार्बन की परसेंटेज क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अल्फा आयरन, ठीक। देन अगर मैं बात करता हूँ गामा आयरन, तो गामा आयरन भी मेरा क्या है, प्योर आयरन, ओके। और अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा आयरन, तो डेल्टा आयरन भी क्या है मेरा, प्योर आयरन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हम प्योर आयरन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है हमारा एसएससी प्री के हिसाब से, वो हमारा हो जाएगा यहाँ से कि ये जो अल्फा आयरन है वो कौन सा शेप लेके चलता है, दैट इज द बीसीसी, ठीक है। तो अल्फा आयरन मेरा क्या हुआ, बीसीसी, ठीक है। गामा आयरन मेरा क्या हुआ, एफसीसी, जबकि डेल्टा आयरन मेरा फिर से क्या हो जाता है, बीसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनने वाला है दैट इज दी टेम्परेचर रेंज क्या होती है सर, टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं तो 910 के अराउंड तक हमारा क्या रहता है, अल्फा आयरन, 910 से 1404 के अराउंड, 1405 के अराउंड हमारा क्या रहता है, गामा आयरन, ठीक है। और इसके आगे डेल्टा आयरन 1539 तक, और उसके आगे हो गया लिक्विड, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बना, कहाँ से बना, टेम्परेचर से, समझ रहे हो, भाई छोटी छोटी चीजें हैं ये, ठीक है। एक ही डायग्राम से आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज हम बात कर रहे हैं दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आयरन जो है वो अपनी कब लूज कर देता है, दैट इज द 768 टेम्परेचर, 768 डिग्री पर, ठीक है, 768 डिग्री के हिसाब से ये जो है ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म कर देता है। तो यहां से नीचे नीचे जहां जहां वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, वो मटेरियल, वो टेम्परेचर रेंज हमारी यहाँ पर ये कहलाती है आपकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो जो टेम्परेचर इस चीज को बता रहा होता है कि हाँ इस टेम्परेचर से ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, लूज कर दी है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो अल्फा आयरन के अंदर ही दो चीजें होती हैं, अल्फा फेज सेम होती है, क्वेश्चन को समझिएगा, अल्फा फेज सेम होती है, बट 768 के बाद, 910 के बाद में हमारी अल्फा फेज कंप्लीटली एक तरह से चेंज हो रही है, ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो रही है। बट जब हम बात करते हैं प्योर आयरन की बात हो रही है ना, प्योर आयरन में 910 पर होता है, अभी आयरन कार्बन डायग्राम की बात भी करेंगे, ठीक है। तो प्योर आयरन में जैसे हम 910 से पहले पहले रहेंगे तो उसमें अल्फा आयरन है हमारा, ठीक है। तो अल्फा आयरन अगर 910 से नीचे नीचे हमारा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 768 टेम्परेचर के ऊपर अल्फा आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। अब उससे ऊपर जो गामा आयरन बना, उसके ऊपर जो डेल्टा आयरन बना और जो लिक्विड बना, उसमें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर है ही नहीं, क्लियर, ठीक है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने फॉर्मेशन दिया है उन चीजों को शॉर्ट नोट्स में उतार लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, आयरन कार्बन डायग्राम के बेसिस पर इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, ठीक है। जल्दी से सोचिएगा, हाइपरयूटेक्टोइड स्टील, हाइपरयूटेक्टोइड स्टील, हाइपरयूटेक्टिक कास्ट आयरन एंड हाइपरयूटेक्टिक कास्ट आयरन, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हमें आंसर देना है। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सिंपली इसको आंसर देने के लिए पहले हम इसके डायग्राम की तरफ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम आपको उम्मीद है याद होगा। जब अभी मैं एलोट्रोपी की बात कर रहा था तो एलोट्रोपी हमारी इसके लिए थी, समझिएगा, एलोट्रोपी थी हमारी इस लाइन के लिए। इस लाइन पर क्या दिख रहा है आपको, 0% कार्बन, तो 0% कार्बन है, इसका मतलब प्योर आयरन है ना भाई। तो अगर ये प्योर आयरन है तो यहाँ पर जितना भी 910 के अराउंड पर यहाँ पर जो हमारे पास टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड इधर चल रहा है, तो 910 के अराउंड पर ये चीज क्या है, हमारा अल्फा ही है, अल्फा आयरन ही है, प्योर आयरन है, अल्फा आयरन है, हम इसे अल्फा आयरन बोलेंगे, राइट, जनरली नहीं, अल्फा आयरन हम बोलेंगे, ठीक है। तो अल्फा आयरन की फेज हमारी यहाँ तक है, मतलब बीसीसी हमारा यहाँ तक है। बट
क्या होता है कि हम कार्बन परसेंटेज इस साइड बढ़ा रहे हैं, इस साइड हमारी क्या बढ़ रही है, कार्बन परसेंटेज। तो कार्बन परसेंटेज अगर मेरी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीजें अब फेजेस में कन्वर्ट हो रही है। कौन कौन सी फेजेस होती है हमारी, जनरली फेराइट होती है। जनरली हमारे पास फेजेस कौन कौन सी हैं, फेराइट हो गई, सीमेंटाइट हो गई, ठीक है, सीमेंटाइट हो गई, लेडोब्राइट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेडोब्राइट, परलाइट, ये चीजें होती हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन, दीज आर द कॉम्बिनेशन। अभी मैं आपको सिंपल सिंपल जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ये होती हैं, फेजेस होती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। साथ ही हमारे पास ऑस्टेनाइट, साथ ही ऑस्टेनाइट, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा जो आपके एसएससी में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो आपके पास तो इतना इतना बड़ा फेज डायग्राम है, अब कैसे कैसे समझो इस चीज को। तो एसएससी जेई के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उनके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से जनरली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द यूटेक्टोइड पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द यूटेक्टोइड पॉइंट। और इस पॉइंट पर जो रिएक्शन होती है उसको समझिएगा, दिस इज कॉल्ड एज द यूटेक्टोइड रिएक्शन, और इक्वेशन और रिएक्शन जिसे भी हम बोलना चाहें यहाँ पर, ठीक है। तो यूटेक्टोइड इक्वेशन या रिएक्शन में जो हमारे पास गामा ऑस्टेनाइट है, गामा आयरन जिसे हम बोल रहे हैं, गामा आयरन प्योर फॉर्म में नहीं, अब ये फॉर्म कौन सी है मेरी, ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट इन द सेंस कि अब कार्बन आ चुका है भाई, कार्बन आ चुका है, 0.83% कार्बन है। तो ये कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग एंड कूलिंग के बेसिस पर, रिवर्सिबल, ठीक है। तो चेंज होता है किसमें, अल्फा फेराइट में। अल्फा का मतलब हो गया अल्फा आयरन वाली फेज, मतलब बीसीसी फेज। गामा का मतलब हो गया गामा आयरन वाली फेज, मतलब एफसीसी फेज। तो गामा फेराइट प्लस सीमेंटाइट, और सीमेंटाइट क्या है, सीमेंटाइट मेरी अल्फा एंड गामा नहीं है, सी, ठीक है। सीमेंटाइट है मेरा Fe3C, ठीक है, Fe3C वाली फेज, ठीक है, Fe3C फेज, ठीक है, जो हमारा सीमेंटाइट होता है, ठीक है। तो 4 रेशो जो हमारे पास 12:4 का हिसाब या 3:1 के हिसाब से हमारे पास ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो Fe3C ये हमारे पास कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है, ये हमारा रेशो है कि आयरन एंड कार्बन का रेशो, कार्बन एंड आयरन का रेशो, ठीक है। तो उसके सेंस में 3:1 का हम बात करते हैं, ठीक है। 12 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है। कार्बन जो हमारे एटम्स होते हैं वो 4 होते हैं, जबकि आयरन के 12 होते हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन को हम सीमेंटाइट बोलते हैं, ठीक है। इन डेप्थ की अगर हम बात करें थोड़ी, तो ठीक है। तो ये चीज हमारे पास सेंस में आती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास यूटेक्टोइड रिएक्शन है वो क्या है, गामा आयरन सॉलिड से अल्फा फेराइड, ये भी सॉलिड है, सीमेंटाइट भी सॉलिड है। तो सॉलिड से सॉलिड प्लस सॉलिड वाली फेज निकल के आ रही है, कहां पर, यूटेक्टोइड पॉइंट पर। इस यूटेक्टोइड पॉइंट पर टेम्परेचर कितना, सॉरी कार्बन परसेंटेज कितनी है हमारी, 0.83%। कार्बन परसेंटेज कितनी है, 0.83%। बस इन सारी चीजों से हमारे पास क्वेश्चंस बन के आते हैं। अभी आगे की बातें करते हैं तो उसको हम आगे की स्लाइड में कर लेते हैं, ठीक है। जरा समझिएगा, अभी तक आपने 0.83 तक की कहानी समझी, तो 0.83 तक की लाइन को हमने ये समझ लिया, दिस इज द 0.83% कार्बन। भाई देखो गलती मत करना, दिस इज द कार्बन परसेंट, ना कि ये कार्बन परसेंटेज है, ना कि ये कंबाइंड परसेंटेज है। सीमेंटाइट की परसेंटेज नहीं है ये हमारी जो हमारे पास बेसिकली परलाइट है उसकी परसेंटेज नहीं है, ठीक है। परलाइट इज द कॉम्बिनेशन, अभी बात करेंगे उसकी, ठीक है। ऑस्टेनाइट है उसकी परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज किसकी है, कार्बन की परसेंटेज। तो 0.83% इज द कार्बन परसेंटेज विद इन दी आयरन, ठीक है। तो आयरन का जो ये पूरा स्टील या कास्ट आयरन जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन अलॉय, तो उस अलॉय में कार्बन परसेंटेज कितनी है, दैट इज द 0.83% की अगर बात करें। तो उसके ऊपर क्या देखा था अभी हमने, यूटेक्टोइड पॉइंट, इसी के ऊपर हमने देखा था यूटेक्टोइड पॉइंट, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, इस यूटेक्टोइड पॉइंट के बेसिस पर ही इनका कुछ नाम आता है जो जनरली एसएससी पूछ लेती है, क्या कि इससे आगे की तरफ को हम बोलते हैं यूटेक्टोइड, इससे आगे की तरफ को हम बोलते हैं यूटेक्टोइड, सॉरी हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, जबकि इससे पीछे की तरफ को हम बोलते हैं इस डायरेक्शन में हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे 2.1 तक, तो 2.1 तक स्टील वैलिड होती है, इसे हम 2.1 तक मान के चलते हैं। जबकि 2.1 से आगे हमारे पास 6.67 तक हमारा कास्ट आयरन वैलिड होता है, तो इसके आगे हम कास्ट आयरन बोलते हैं। बट 4.3 पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिएगा जो क्वेश्चन बन सकते हैं, 4.3 पर हमारे पास ये जो पॉइंट है 4.3 और 2.1 तक मेरा क्या हो गया, कास्ट आयरन हो गया। 2.1 के आगे कास्ट आयरन है, बट 4.3 पर हमारे पास होती है यूटेक्टिक रिएक्शन। इस यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या हो गया कि इस यूटेक्टिक रिएक्शन की वजह से, यूटेक्टिक पॉइंट की वजह से, जनरली आपसे यूटेक्टिक रिएक्शन नहीं पूछी जाती है प्री में, ठीक है, बट फिर भी आप नोट्स में जाके, ठीक है, ऐप में जाके आप इन चीजों को देख सकते हैं कि यूटेक्टिक पॉइंट पर क्या होता है, यूटेक्टोइड पॉइंट पर क्या होता है, पेरिटेक्टिक पर क्या होता है, पेरिटेक्टोइड पर क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही मोनोटेक्टिक पर क्या होता है, मोनोटेक्टोइड पर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यूटेक्टिक पॉइंट के बाद में जो हमारे पास इस साइड वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज दी हाइपर
यूटेक्टिक कास्ट आयरन, एंड इससे इधर की तरफ को हम बोलते हैं हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। क्लियर है? ये कुछ नाम होते हैं इस तरह से, बट ये कहां तक वैलिड 2.1 तक। जनरली क्या होता है कि 4.3 से जब कार्बन परसेंटेज और आगे बढ़ने लगती है तो हम जनरली उसे पिग आयरन के सेंस में रखते हैं। ठीक है, आयरन ओर में जो होती है कार्बन परसेंटेज काफी ज्यादा होती है, तो वहीं से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम जनरली वहां पर ये रखते हैं, बट वर्डिंग वाइज इसका नाम क्या हो गया हमारा, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। ओके, चलिए, तो यहां तक हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखे हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही अब आंसर आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, हाइपरयूटेक्टोइड स्टील, तो हाइपोयूटेक्टोइड मतलब ये हमारा 0.008 से 0.83 तक होगा। ठीक है, वो 0.83 नहीं है, अंडरस्टूड है, इतना चलता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील इससे आगे होगा, मतलब इससे होगा। ठीक है, हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन होगा, तो कास्ट आयरन के बेसिस पर क्या होगा, 2 से 0.3। ठीक है, 2.1 होता है जनरली, बट कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, और हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन क्या हो जाएगा मेरा, 4.3 से 6.67। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर हमारा आंसर हो जाएगा ए से थर्ड, ठीक, सॉरी ए से 4, ठीक है, ए से 4, हाइपर यूटेक्टोइड का क्या हो जाएगा हमारा 3, 4 3, देन हाइपोयूटेक्टिक क्या हो जाएगा हमारा 2, एंड देन हाइपर का हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, बारीकी चीजें हैं, उन चीजों का हमें डिस्कस करना था। ठीक है, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। ठीक है, तो सिंपल आंसर है, एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, सिंपल आंसर है, आप तुरंत बता देंगे। कोरिलेट्स द माइक्रोस्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन, बिल्कुल यार, कास्ट आयरन स्टील होता है। ठीक है, इंडिकेट्स द फेज चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग, यार ऑब्वियस है कि हीटिंग कूलिंग की तो बात ही कर रहे हैं, टेम्परेचर है ना एक साइड, भाई एक साइड टेम्परेचर है, चलो इसकी बात में यहाँ पर देख लेते हैं। इज मेड बाय प्लॉटिंग कार्बन परसेंटेज अलोंग एक्स एक्सिस, बिल्कुल है ना, एंड टेम्परेचर अलोंग वाई एक्सिस, बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो ये कार्बन परसेंटेज है एक्स एक्सिस पर, और टेम्परेचर किस पर है, वाई पर, चाहे फ़ारेनहाइट ले लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड ले लो। ठीक है, अब दुनियादारी ऐसे नहीं चल रही है कि आप ये सोच रहे हो कि फ़ारेनहाइट एक साइड, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड एक साइड है, ये ऑब्वियस है कि वाई डायरेक्शन की बात हो रही है वो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर बात हो गई है। ठीक है, कंप्लीट, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर, वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। ओके, इसका आंसर दीजिए विद इन 30 सेकंड्स। Which one of the following sets of constituents is expected in equilibrium cooling of a hypereutectoid steel from austenite state? यहां पर बात करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी एसएससी पूछ लेता है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते, बट हाँ, जो स्टूडेंट बिल्कुल भी इन चीजों को नहीं समझा है अभी, उन चीजों के लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी आपको इसका डिफरेंस समझा दूंगा, आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला इसमें। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर दिया जल्दी से। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इसको। Which one of the following sets of constituents is expected in equilibrium cooling of a hypereutectoid steel? अब देखिए सिंपल सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं हाइपर की, तो हमारे पास एक फेज जो डायग्राम बन रहा है अराउंड कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर ये जो कुछ डायग्राम हमारे पास बन रहा है, देखिएगा, ये मैं डायग्राम लेके चल रहा हूँ यहाँ पर इससे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, सॉरी, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से ये वाला पॉइंट जा रहा है, यहाँ से ये पॉइंट जा रहा है, और यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो हम उसी को यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, हम उसी को यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक, मैं इसे पूरे को अभी रफ कर देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास एक सिंपल लाइन हो गई, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये चीज़ हमारी ऐसे जा रही है, ये चीज़ ऊपर से आ रही है 9-10 के हिसाब से, 9-10 के हिसाब से ये चीज़ यहाँ से ऐसे जा रही है, फिर ये आगे ऐसे, और ये फिर आगे ऐसे। अब देखिए ये पॉइंट क्या है मेरा, 0.83% का कार्बन, तो ये मेरा पॉइंट है यूटेक्टोइड पॉइंट, दिस इज द यूटेक्टोइड पॉइंट। अब इस यूटेक्टोइड पॉइंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे इधर वाला पार्ट किसका है मेरा, हाइपो का, इससे इधर वाला पार्ट किसका है मेरा, हाइपो का, जबकि इधर वाला पार्ट है मेरा हाइपर का। तो अब जरा बताइएगा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, और इस चीज को क्लियर रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। परलाइट इज नॉट द फेज, it is the combination, of basic phase, कौन कौन सी बेसिक फेज होती हैं इसमें, एक होती है फेराइट, एक होती है सीमेंटाइट। अभी हमने यूटेक्टोइड रिएक्शन की बात की थी, सीमेंटाइट, एक हमने बात की थी यूटेक्टोइड की, एक बात कर रहे थे हम ये
फेराइट की, तो ऑस्टेनाइट किस में कन्वर्ट हुआ था, यूटेक्टोइड पर, फेराइट में प्लस सीमेंटाइट में। तो ये जो फॉर्म बन के आती है ना भाई, ये काम किस पर हो रहा है, ये काम हो रहा है 0.83% कार्बन पर। कार्बन परसेंटेज है ये, कार्बन परसेंटेज, ये सीमेंटाइट या फेराइट की परसेंटेज नहीं है, दिस इज द कार्बन परसेंटेज। तो 0.83% कार्बन पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास गामा आयरन है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन पर आपको मिल रहा है परलाइट, इसे हम बोलते हैं परलाइट। बट परलाइट इज द मिक्सचर ऑफ द फेजेस, परलाइट इज द मिक्सचर ऑफ द फेजेस। कौन कौन सी, फेराइट एंड सीमेंटाइट, फेराइट एंड सीमेंटाइट, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कोई अपनी फेज नहीं है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। फेराइट हमारा बीसीसी होता है, ठीक है, सीमेंटाइट हमारा 3:1 के सेंस में होता है, ठीक है। जबकि ये जो परलाइट है, उस परलाइट को हम बोलते हैं कि फेराइट भी है सीमेंटाइट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और एक परसेंटेज है पर्टिकुलर 0.83% के बेसिस पर, ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। बट जब हम बात करते हैं हाइपर की, तो हाइपर के सेंस में क्या हो जाता है, हाइपर के सेंस में ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे नहीं हो गया भाई कि इसे आप ये सोच लो कि वो परलाइट, भाई उसमें भी अगर जो हम कॉम्बिनेशन, जो हम बेसिक फेजेस की बात करें, बेसिक फेज तो अभी भी कौन सी है, समझो जरा इस लाइन को अच्छे से, बेसिक फेज अभी भी कौन सी है, फेराइट है और सीमेंटाइट है। बट फेराइट क्या है, फेराइट है प्योर अल्फा की तरफ जाता हुआ, प्योर आयरन की तरफ जाता हुआ, दैट इज द फेराइट फेज, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं कार्बन परसेंटेज को मिलाने की, इसका मतलब वो सीमेंटाइट में जा रहा है ना भाई, इसका मतलब वो सीमेंटाइट में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, समझिएगा इस चीज को, प्योर आयरन फेज मेरी हो गई एक तरह से फेराइट के सेंस में, ठीक है, जबकि कार्बन परसेंटेज जो मेरी इंक्रीज हो रही है वो सीमेंटाइट के सेंस में। तो इसका मतलब फेराइट प्लस सीमेंटाइट तो पहले से ही थे ना 0.83 पर, 0.83 पर पहले से थे फेराइट एंड सीमेंटाइट। अब क्या हुआ, उसमें कार्बन परसेंटेज बढ़ रही है तो मेरा सीमेंटाइट फेज बढ़ रहा है ना, सीमेंटाइट फेज बढ़ रहा है, तो इसी को मैं क्या बोलता हूं कि एक बार तो ये मेरा कॉम्बिनेशन हो गया, एक बार ये कॉम्बिनेशन हो गया 0.83 के बेसिस पर, इसका नाम मैंने क्या लिख दिया, परलाइट। तो परलाइट में अगर मैं हाइपर की बात कर रहा हूं तो हाइपर में क्या जुड़ेगा, एक्स्ट्रा में सीमेंटाइट। पर अगर यही क्वेश्चन मेरा इस सेंस में ना आके हाइपो के लिए होता, अगर यही क्वेश्चन मेरा हाइपो के लिए होता तो क्या होता, तब उसका नाम हो जाता मेरा इस सेंस में, और ये सेंस होता मेरा परलाइट प्लस, उम्मीद आप समझ चुके होंगे, उसमें फेराइट ज्यादा होता, उसमें फेराइट की परसेंटेज उस यूटेक्टोइड के हिसाब से फेराइट की परसेंटेज ज्यादा होती है कि हाइपो में सीमेंटाइट कम हो चुका होगा, कार्बन परसेंटेज कम हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, परलाइट प्लस फेराइट। तो आंसर किसके लिए, हाइपर के लिए, तो हाइपर के लिए आंसर हो जाएगा सीमेंटाइट प्लस परलाइट, सीमेंटाइट प्लस परलाइट, फेराइट मत बोलिएगा भाई, सीमेंटाइट प्लस फेराइट तो एक्चुअल में है, बट आपसे जनरली क्वेश्चन किसके बेसिस पे पूछा जा रहा है, परलाइट के बेसिस पर, ठीक है, मतलब जनरल बेसिस पर, जो कि जनरली होता है। चाहे आप इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैंने आपसे यही तो बोला है, देखो मैंने आपसे यही बोला है कि जितने भी मैं स्लाइड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये हमारी मेहनत है, इस मेहनत का यूज करो, इस मेहनत का यूज करो। यहाँ पर क्या हो रहा है, परलाइट प्लस सीमेंटाइट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये परलाइट प्लस फेराइट लिखा हुआ है, जबकि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, दिस इज दी ओनली फॉर द परलाइट में, परलाइट ओनली फॉर द परलाइट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द सिंपल लेडोब्राइट, इसे हम बोलते हैं लेडोब्राइट, ठीक है। अब यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ एसएससी की हो रही है, तो एसएससी में जनरली क्वेश्चन आता है आपका यूटेक्टोइड का, यूटेक्टिक का नहीं आता, बट अगर आ जाए तो याद रखिएगा लेडोब्राइट भी हमारा क्या होता है, दो का मिक्सचर एक तरह से, लेडोब्राइट भी क्या है, दो का मिक्सचर एक तरह से, जहां पर ऑस्टेनाइट प्लस लेडोब्राइट क्या है, बेसिकली ऑस्टेनाइट एंड ऑस्टेनाइट का बेसिकली एंड सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है, एंड सीमेंटाइट का। तो अब ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट के कॉम्बिनेशन को हमने लेडोब्राइट बोल दिया, जैसे कि यहाँ परलाइट बोला करते थे फेराइट प्लस सीमेंटाइट को, ठीक है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर हम परसेंटेज ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेडोब्राइट प्लस सीमेंटाइट, इधर क्या हो जाएगा, लेडोब्राइट प्लस सीमेंटाइट तो है ही, बट ऑस्टेनाइट उसमें अब ज्यादा हम सेंस में मानेंगे, तो लेडोब्राइट प्लस ऑस्टेनाइट का सेंस हमारा इस साइड वाला पार्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां से ये सेंस हमारा चलता है, ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं, देखिए ये वाली जो कॉन्सेप्ट है उम्मीद है आपको यहां से समझ में आ रहे होंगे सारी चीजें, ठीक है। चलिए फिर इन सारी चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में रखिएगा। बाकी मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा सेंस भी दिया है, ये फिगर वाइज आप देख सकते हो, ऑस्टेनाइट है, टेम्परेचर कम करने पर फेराइट एंड सीमेंटाइट मतलब परलाइट में कन्वर्ट होता हुआ, ठीक है। चलिए फिर यहां से आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परलाइट कंसिस्ट ऑफ, जल्दी से 30 सेकंड्स लीजिए और आंसर दीजिए इसका, जल्दी से 30 सेकंड्स में आंसर दीजिए इसका। ओके चलिए फिर देखते हैं, परलाइट कंसिस्ट ऑफ, गुड गुड, चलिए परलाइट कंसिस्ट ऑफ
6.67% कार्बन एंड 93.33% फेराइट। सबसे पहले कार्बन परसेंटेज क्या होती है भाई? कार्बन परसेंटेज जैसे ही आपने फिगर में देखा हुआ था, कार्बन परसेंटेज थी ये, कार्बन परसेंटेज सबसे नीचे लिखी हुई थी, मैक्सिमम कितने? 6.67%। अरे 6.67% की बात तो यहाँ पर होती है थे ना, परलाइट की बात हो रही थी हमारी वहीं 0.83% पर, तो 0.83% है ना वहां पर कार्बन भाई, वहां पर क्या है कार्बन? 0.83%, ना कि 6.67%। भाई परलाइट को हमने कहां पर समझा? यूटेक्टोइड रिएक्शन में। यूटेक्टोइड रिएक्शन में जो फेराइट एंड सीमेंटाइट बन के आ रहा था उसी को हम परलाइट बोल रहे हैं, और अगर उसे हम परलाइट बोल रहे हैं तो वो कहां पर हो रहा है? 0.83% कार्बन पर ना, तो इसमें तो 0.83% कार्बन है क्या कहीं? 6.67% मतलब नहीं होगा। 13% कार्बन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 13% तो है ही नहीं उसमें, ठीक है, 13% तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता उसके सेंस में, ठीक है, तो 13% की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, 6.67% भी नहीं है, तो आंसर फिर कौन कौन से रह गए? 12% Fe एंड 87% सीमेंटाइट, 13% सीमेंटाइट एंड 87% फेराइट। देखिए ध्यान से समझिएगा, Fe की बात करें या फेराइट की बात करें, वहां जनरली हमारा आंसर सेम हो जाता है, ठीक है, मतलब हम नॉर्मली अल्फा फेराइट को Fe बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन हमारा 12% है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, 12 भी 13 के आसपास था, बट यहाँ पर समझना ये है कि क्या 13% हमारे पास फेराइट था? नहीं। देखिएगा जो परलाइट बन रहा था तो परलाइट की बात थी यहाँ पर 0.83% पर, यहाँ पर देखिएगा 0.83% पर फेराइट की बात थी, तो फेराइट अगर सॉरी परलाइट अगर 0.83 पर बन रहा है तो सीमेंटाइट तो इस साइड है ना ज्यादा, सीमेंटाइट तो इस साइड है ज्यादा। कभी कभी इस चीज को हम यहाँ से ये भी लिख देते हैं कि Fe3C बढ़ रहा है, यहाँ पर Fe3C इस साइड जा रहा है बढ़ते हुए, तो सीमेंटाइट इस साइड बढ़ रहा है तो फेराइट किस साइड बढ़ रहा है? इस साइड बढ़ रहा है ना फेराइट, तो ऑब्वियस है यहाँ पर फेराइट कितना होगा? ज्यादा होगा ना, इस जगह फेराइट ज्यादा होगा, सीमेंटाइट क्या होगा? कम। सीमेंटाइट तो इधर की तरफ बढ़ रहा है, सीमेंटाइट तो इधर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? सीमेंटाइट की परसेंटेज कम होगी और फेराइट की परसेंटेज ज्यादा होगी, तो आंसर यहाँ से सीधा आपके पास मिल रहा है 87% फेराइट एंड 13% सीमेंटाइट। तो याद रखिएगा परलाइट के लिए देखिए ये जो चीज सेंस होता है ये लीवर रूल से निकलता है। लीवर रूल जनरली एसएससी में जनरली नहीं आपको जानने की जरूरत होती है, तो बस याद रखिएगा इस परसेंटेज को, ठीक है। परलाइट में फेराइट की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव सेंस में लेके चलते हैं चीजों को, तो फेराइट जो है वो 87% के अराउंड आता है, जबकि हमारा सीमेंटाइट अराउंड 13% आता है। तो ये आप याद रखेंगे परलाइट में, क्लियर, ठीक है। उम्मीद है यहाँ से समझ में आ गया होगा क्यों मैंने 87 बोला, क्यों मैंने 13 बोला, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ से उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए, स्टील कंटेनिंग परलाइट एंड फेराइट इज, स्टील जिसमें परलाइट एंड फेराइट हो, मतलब कार्बन परसेंटेज तो ऑब्वियस कम हो गई ना, परलाइट एंड फेराइट की बात हो रही है तो कौन सा नाम आ गया हमारे माइंड में? सीधा हाइपोयूटेक्टोइड स्टील की बात हो रही है जनरली, यूटेक्टोइड स्टील की बात हो रही है जनरली। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हाइपोयूटेक्टोइड मतलब ये जा रहा है कार्बन परसेंटेज कम की तरफ, है ना, इसका मतलब हार्ड मटेरियल नहीं है, तो किधर की तरफ जा रहा है? सॉफ्ट की तरफ, ये जा रहा है सॉफ्ट की तरफ। अगर कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होती तो वो किधर की तरफ जाता? हार्ड की तरफ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सॉफ्ट, ठीक है। स्टील कंटेनिंग परलाइट एंड फेराइट इज दी सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। सॉफ्ट या डक्टाइल के सेंस में भी हम चीजों को लेके जा सकते हैं, बट आंसर यहाँ पर सीधा हमारा हार्ड का अपोजिट हो जाएगा, सॉफ्ट, क्योंकि हमारे पास कार्बन परसेंटेज की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्टील कैन बी हार्डन क्विकली बाय, स्टील कैन बी हार्डन क्विकली बाय, आंसर दीजिए जल्दी से इसका। स्टील कैन बी हार्डन क्विकली, ध्यान दीजिएगा, हार्डनिंग होने के सारे प्रोसेस हैं, हाँ, ये गलती मत कर देना, हार्डनिंग होने के सारे प्रोसेस हैं, कार्बोराइजिंग भी, साइनाइडिंग भी और इंडक्शन हार्डनिंग भी, बट मेन चीज है क्विकली, जल्दी से किसमें होती है? जल्दी से। कार्बोराइजिंग जल्दी से हार्ड करता है स्टील को, साइनाइडिंग करती है, इंडक्शन हार्डनिंग करती है, क्या? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। गुड, चलिए फिर आगे देख लेते हैं, इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए जो मैंने यहाँ पर एनालिसिस की है उसमें पहले हम चलो इस क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैं एनिलिंग या हीट ट्रीटमेंट की बात करूंगा, उसको किस तरह से आपको पढ़ना होगा। वेरियस सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, हार्डनिंग जो होती है, हार्डनिंग का मीनिंग क्या होता है? हार्डनिंग में आपको क्या चाहिए? हार्डनिंग में आपको चाहिए कि भैया मार्टनसाइट फॉर्म हो जाए, मार्टनसाइट फॉर्म हो जाए। जितना ज्यादा मार्टनसाइट की फेज फॉर्म होगी, दिस इज द फेज, मार्टनसाइट की जितनी ज्यादा फेज फॉर्म होगी, टेट्रामोलर टाइप से होती है, मार्टनसाइट की जितनी ज्यादा फेज फॉर्म होगी उतना ही ज्यादा कार्बन, उतना ही ज्यादा क्या होगा? ये हार्ड होगा, ये क्या होगा? हार्ड होगा। और हार्डनेस हमें कहाँ चाहिए होती है? जनरली सरफेस पर। अंदर से क्या चाहिए मटेरियल? टफ। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी, जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं हार्डनिंग करने के लिए, इसे हम बोलते हैं केस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग करने के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें हम मार्टनसाइट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो
कार्बोराइजिंग में क्या होता है, कार्बन को हम इसमें ऐड करते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कार्बन को इसमें ऐड करते हैं। कुछ कुछ नाम होते हैं इनके, जैसे कि पैक कार्बोराइजिंग भी होता है, पैक कार्बोराइजिंग होता है, ठीक है, गैस कार्बोराइजिंग होता है। तो उस तरह से हमारे पास कुछ नाम होते हैं। तो प्लीज उन चीजों को आप अपने नोट्स में एक एक लाइन में ऐड भी कर लीजिएगा। आप उनको अपने नोट्स में एक एक लाइन में ऐड कर लीजिएगा, जो भी पर्टिकुलर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद साइनाइडिंग में क्या होता है, NaCN इज द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे पैक कार्बोराइजिंग में चारकोल होता है, ठीक है, चारकोल होता है, ठीक है। जो हमारे पास गैस कार्बोराइजिंग होती है उसमें हमारे पास CH4 होती है, मीथेन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन को ऐड कर रहे होते हैं, जबकि साइनाइडिंग में हम ऐड कर रहे होते हैं C एंड N को ऐड कर रहे होते हैं। साइनाइड वाला जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको ऐड कर रहे होते हैं, C एंड N को, हार्डनिंग के लिए, ठीक है। मतलब ये हमारे पास हार्डनेस बढ़ा रहा होता है। ऐसे नाइट्राइडिंग में जो सेंस होता है उसमें हमारा सेंस होता है कि नाइट्रोजन को ऐड करना, इसको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इंडक्शन हार्डनिंग में हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं भाई, कुछ नहीं, सीधा हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मटेरियल को मार्टनसाइट फेज में, ठीक है। फ्लेम हार्डनिंग में भी किसको, मार्टनसाइट फेज पर्टिकुलर सेंस में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होता है फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग, ये दो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा क्विक होते हैं। ये प्रोसेस हमारे लिए क्या क्या होते हैं, क्विक होते हैं। और ये बेसिकली इंडक्शन हार्डनिंग सबसे ज्यादा क्विक हम मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल का यूज या बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन का यूज हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जबकि फ्लेम हार्डनिंग में हम फ्लेम को पर्टिकुलर उस जगह पर रखते हैं जहाँ की हमें हार्डनिंग करनी होती है। ऐसे ही हम इंडक्शन हार्डनिंग में पर्टिकुलर उस प्लेस पर हार्डनिंग कर सकते हैं। जबकि नाइट्राइडिंग में फुल पर करेंगे, साइनाइडिंग में फुल पर करेंगे, कार्बोराइजिंग में फुल पर करेंगे, ठीक है। तो इनके कुछ प्रोसेस में ये फायदा भी होता है कि जहां पर आपको हार्डनिंग करती है आप उन पर्टिकुलर जगह को ही चूज कर सकते हो फ्लेम एंड इंडक्शन हार्डनिंग में, ठीक है। जबकि कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग में आपको फुल पर ही काम करना होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर CN ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम कार्बन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कार्बोराइजिंग में। क्लियर? तो ये होता है हमारे केस हार्डनिंग प्रोसेस। एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो हमारे पास परसेंटेज सेंस होता है, जैसे हम परसेंटेज सेंस कहते हैं, तो अगर हम n ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें हार्डनेस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है n से कम होती है CN की वजह से, और CN से कम होती है कार्बन की वजह से। तो ये परसेंटेज भी आप हार्डनेस की सेंस में याद रखिएगा कि हार्डनेस अगर हम नाइट्राइडिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हार्डनेस मिलेगी हमें, साइनाइडिंग में थोड़ी कम हार्डनेस मिलेगी एज कंपेयर टू नाइट्राइडिंग, एंड कार्बोराइजिंग में और कम हार्डनेस मिलेगी एज कंपेयर टू नाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग। ओके, उम्मीद है यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इसका आपको आंसर भी समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज द इंडक्शन हार्डनिंग, क्विकली प्रोसेस इज द इंडक्शन हार्डनिंग। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, क्यों? क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको निकल के आता है। कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं, जितनी मैं बातें कर रहा हूं उन सबके शॉर्ट नोट्स आपके बन के आने चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल में जो क्लासेस नोट्स हैं उनमें से ही चीजों को निकालिएगा, प्री के लिए बहुत सबसे बेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है, बाकी सब ऐप पर जाके एक्सेस कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, सबसे पहला हमारा अनिलिंग होता है, फिर नॉर्मलाइजिंग, हम हार्डनिंग की बात करते हैं, टेम्परिंग की बात करते हैं। ये चार प्रोसेस हमारे मेनली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो फुल अनिलिंग की बात करें, प्रोसेस अनिलिंग की बात करें, फुल अनिलिंग की बात करें, स्टोराइज अनिलिंग की बात करें, तो यहाँ पर चीजों को मैं छोटे छोटे करके यहाँ पर सीधा चीजों को रिकैपिटुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी फुल अनिलिंग होती है, अनिलिंग में जो जेई क्वेश्चन पूछ सकता है उस पर ध्यान दीजिएगा, अनिलिंग में कौन सी चीज में इसको हम डक्टाइल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ब्रिटलनेस को डिक्रीज कर रहे होते हैं, इसमें ब्रिटलनेस को डिक्रीज कर रहे होते हैं, हार्डनेस को डिक्रीज कर रहे होते हैं। ये हमारा प्रोसेस है अनिलिंग का। अनिलिंग में क्या है, हमारा औचित्य, हमारा जो बेसिक पर्पस है दैट इज दी ब्रिटलनेस को कम करना, हार्डनेस को कम करना। तो इसके लिए अनिलिंग में हम डक्टिलिटी एंड सॉफ्टनेस को बढ़ा रहे होते हैं। तो डक्टिलिटी एंड सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए हम अनिलिंग में फर्नेस कूलिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, फर्नेस कूलिंग करते हैं, ठीक है, अनिलिंग में। ठीक, पहली चीज। नॉर्मलाइजिंग में हम कौन सी वाली कूलिंग कर रहे होते हैं, एयर कूलिंग। ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं जो कि जेई डायरेक्टली पूछ सकता है, एयर कूलिंग, ठीक है। हार्डनिंग के लिए हम कैसी कूलिंग कर रहे होते हैं, ऑयल बाथ या फिर सॉल्ट बाथ या फिर ब्राइन सॉल्यूशन में या फिर वाटर में। तो ये हमारी हो रही होती है क्वेंचिंग सेंस होता है।
केस हार्डनिंग आपने समझ लिया है, केस हार्डनिंग ये रहा इसका सेकंड पार्ट। हार्डनिंग का सेकंड पार्ट इज द केस हार्डनिंग, फर्स्ट पार्ट इज द क्वेंचिंग। ठीक है, तो क्वेंचिंग में हमारे क्वेंचिंग मीडिया जो होते हैं वो ये हो गए, ठीक है, ऑयल बाथ, वाटर, सॉल्ट बाथ एंड जो हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन है ये सब। ठीक है, उसके बाद एक टेम्परिंग होता है, टेम्परिंग में हम मार टेम्परिंग की बात करते हैं, ओस टेम्परिंग की बात करते हैं। मार टेम्परिंग में बेसिकली हम हार्डनिंग की बात कर रहे होते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है, हार्डनेस बढ़ाना। जबकि ओस टेम्परिंग में हमारा हार्डनिंग का सेंस नहीं होता, हमें चाहिए होता है फाइनली क्या, एक सॉफ्टवेयर मटेरियल, तो हम वेनाइट फॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं ओस टेम्परिंग से। देखिएगा यहां से मैंने बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको काफी क्वेश्चंस बता दिए हैं। कैसे समझ रहे हो, पहले वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में अनिलिंग समझा, नॉर्मलाइजिंग हो गया, हार्डनिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया। अब अनिलिंग के अंदर क्या है, फुल अनिलिंग की प्रोसेस, इन सबके लिए एक आंसर हो गया फर्नेस कूलिंग। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग के लिए हो गया एयर कूलिंग। हार्डनिंग में हमारे पास दो पार्ट है, एक क्वेंचिंग है, ठीक है, सीधे क्वेंचिंग कर लेना कूलिंग रेट के बेसिस पर। दूसरा है केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग हमने इस स्लाइड में समझ लिया था। ठीक है, केस हार्डनिंग में अलग चीजें हो रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज हो गई टेम्परिंग, टेम्परिंग में मार टेम्परिंग एंड ओस टेम्परिंग। ठीक है, तो मार टेम्परिंग में हम हार्डनिंग को बढ़ाना चाह रहे होते हैं, जबकि ओस टेम्परिंग में हम सॉफ्टनेस या डक्टिलिटी को बढ़ाना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पर वेनाइट फॉर्मेशन होती है, बेनाइट फॉर्मेशन। ट्रिपल टी डायग्राम की बात करेंगे अभी थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से वाले शॉर्ट नोट्स में आपको चीजें ऐड करनी है। फुल अनिलिंग की अगर बात करें हम, ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर अगर फुल अनिलिंग की बात करें तो फुल अनिलिंग के लिए आपको एक फेज समझ में आना चाहिए। एक सेकंड में यहाँ पर ले लेता हूँ इसे। फुल अनिलिंग के लिए आपको यहाँ पर एक फेज समझ में आना चाहिए कि फुल अनिलिंग के लिए यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज होती है वो हमारी टेम्परेचर रेंज होती है वो हमारी हाइपो के लिए, वो हमारी हाइपो के लिए, हाइपो इस साइड होता है, हाइपो के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 ऊपर होती है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 अबव होती है, किसके लिए, हाइपर के लिए। तो ये शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है फुल अनिलिंग का। ऐसे अगर प्रोसेस अनिलिंग की बात करूं तो प्रोसेस अनिलिंग होता है हमारा, प्रोसेस अनिलिंग होता है यहां पर, एक सेकेंड, प्रोसेस अनिलिंग होता है यहाँ पर ऐसे, ये वाली चीज नहीं है, यहाँ पर ऐसे। तो प्रोसेस अनिलिंग होता है मेरा यहाँ इससे नीचे, इस वाले पॉइंट से नीचे, जो 0.83 के लिए 723 टेम्परेचर होता है ना, उससे नीचे होता है प्रोसेस अनिलिंग। तो प्रोसेस अनिलिंग में फेज चेंज नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, प्रोसेस अनिलिंग 723 रिक्वेस्टाइन टेम्परेचर से नीचे नीचे। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्पोराइज्ड अनिलिंग की, तो स्पोराइज्ड अनिलिंग को भी हम जनरली यहाँ पर मान लेके चलते हैं कि लो कार्बन टेम्परेचर पर, सॉरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास में हम यहाँ पर लो क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास में हम यहाँ पर स्पोराइज्ड अनिलिंग की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सब में क्या होगा, सब में ही हम ये जो कूलिंग है वो फर्नेस कूलिंग की बात कर रहे होंगे, जबकि नॉर्मलाइजिंग में एयर कूलिंग हो रही होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग में भी सेंस हमारे पास यही है कि हम नॉर्मलाइजिंग में भी क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजिंग का जो सेंस होता है दैट इज दी, क्यों यूज की जाती है, हार्ड सरफेस, एयर कूलिंग है ना, तो एयर कूलिंग का मतलब क्या हुआ, क्वेंचिंग रेट हाई हो गया। अभी क्वेंचिंग रेट के बाद में बात करूंगा बारे में। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस मुझे सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर मिल रही है। ठीक है, जबकि जो मेरा कोर है वो क्या मिल रहा है मुझे, टफ। तो ये हमारा पर्पज होता है नॉर्मलाइजिंग में। नॉर्मलाइजिंग में क्या पर्पज है, हार्डनेस हमें जो सरफेस है वो हार्ड मिल रही है, ठीक है, जबकि कोर हमें टफ मिल रहा है। ये हमारा नॉर्मलाइजिंग का पर्पज होता है। नॉर्मलाइजिंग इज द बेस्ट, क्यों, क्योंकि हमारे लिए हार्डनेस सरफेस पर होनी चाहिए मटेरियल में और टफनेस अंदर होनी चाहिए। टफनेस के लिए क्वेश्चन यहां से छोटा सा बन के आ जाता है कि जो कोर होती है, अगर कोर्स स्ट्रक्चर है, कोर्स स्ट्रक्चर है तो वो होते हैं मेरे टफ। ठीक है, कोर्स होते हैं टफ, ठीक है, जैसे कि यहाँ की कोर। जबकि जो हार्ड हैं वो मेरे जनरली कैसे होते हैं, फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर मेरे क्या होते हैं, जनरली हार्ड। तो जेईई में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इस चीज को भी ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद क्वेंचिंग मीडिया की बात हो गई, तो क्वेंचिंग मीडिया में भी याद रखिएगा, जो हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन या सॉल्ट बाथ होता है, सॉल्ट बाथ या ब्राइन सॉल्यूशन, इनका जो क्वेंचिंग रेट है, मैं क्वेंचिंग रेट की बात कर रहा हूं यहाँ पर, इनका जो क्वेंचिंग रेट है उसकी बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर। तो क्वेंचिंग रेट हमारा इसका ज्यादा होता है, सॉल्ट बाथ एंड ब्राइन सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, क्योंकि वेपर फॉर्मेशन नहीं होता है एज कंपेयर टू किससे, किससे, वाटर से। जबकि वाटर का क्वेंचिंग रेट ज्यादा होता है किससे, ऑयल बाथ से। ऑयल बाथ में एकदम यूनिफॉर्म कूलिंग होती है, ऑयल बाथ में एकदम यूनिफॉर्म कूलिंग होती है, ये चीज भी याद रखिएगा। ऑयल बाथ में एकदम यूनिफॉर्म कूलिंग होती है। छोटी छोटी चीजें जितनी भी मैं बोल रहा हूं ना, प्लीज उन पर बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि यही चीजें हम यहाँ पर
यही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में सीधा, ऑब्वियस है यार कि आपको अगर मैं सीधे 20 क्वेश्चन दे देता हूं और उस 20 क्वेश्चन से आपको सीधे ही क्वेश्चन वहां से मिलने वाले, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो जो चीज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं चीजें शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है, ये जैसे ही वीडियो आपने कंप्लीट किया उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यही जितनी भी मैंने चीजें लिखवाई हैं आपको, वो सारी चीजें शॉर्ट नोट्स के बेसिस पर उतार लीजिएगा, ठीक है, उनको रिवाइज करना, तब जाके आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तब जाके आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए फिर, तो यहां तक की ये बात हुई, ठीक है। केस हार्डनिंग हमने बात समझ ली थी पहले ही। साथ ही बात कर लेते हैं हम टेम्परिंग की। टेम्परिंग में हमने क्या कहा, मार टेम्परिंग एंड ओस टेम्परिंग। आपको उम्मीद है याद होगा, एक कर्व की बात करते हैं, कर्व की बात में हम यहीं पर कर लेते हैं थोड़ा सा, दैट इज द ट्रिपल टी डायग्राम। तो ट्रिपल टी डायग्राम से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उनको भी हम यहीं पर देख लेंगे अभी। ट्रिपल टी डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम में सबसे पहली चीज होती है हमारे परसेंटेज, जो हमारे पास डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, एंड यहाँ हम सेंस लेके चल रहे होते हैं टाइम का, ठीक है। तो जो हमारे पास परसेंटेज है, कार्बन परसेंटेज जो हमारे पास चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, फेज चेंज जो हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास फेज चेंज हो रहा है वो हमारे पास इस तरह से, सबसे पहले ये वाली चीज हमारी बन के आ रही होती है। ये हमारे क्या होते हैं, स्टार्टिंग एंड फाइनल, स्टार्टिंग एंड फाइनल। ये जो हमारी स्टार्टिंग एंड फाइनल है, इसको ही हम सेंस को लेके चलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक तरह से बेसिक कर्व, जिसे हम एस कर्व बोल देते हैं, एस कर्व, ठीक है। बट इसी की हेल्प से हम एक ट्रिपल टी डायग्राम बना के चलते हैं, इसी की हेल्प से हम एक ट्रिपल टी डायग्राम बना के चलते हैं। देखिएगा ट्रिपल टी डायग्राम, उस ट्रिपल टी डायग्राम में क्या करते हैं हम कि यहाँ पर सबसे पहले 723 को हम रेफरेंस लेके चल लेते हैं, 725 और 723। उसके बाद ये जो फाइनल एंड स्टार्टिंग पॉइंट है ये वहां पर दिखाते हुए हम एक इस तरह की फेज लेके आते हैं। ये आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, इस तरह की फेज लेके आते हैं। और यही जो फेज हमारे पास मिलके आ रही है, यही जो फेज हमारे पास मिलके आ रही है, एक सेकेंड बस, यही जो फेज आपके पास मिलके आ रही है यहां से, ठीक है, उसमें ये जो रेट होते हैं इस तरह से, कौन से वाले रेट, ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसी रेट्स के हिसाब से अगर चीज हमारी इस तरह से स्लो कूलिंग है, इसे बोलते हैं कूलिंग रेट। यहां पर क्या है मेरा टेम्परेचर और यहां पर है टाइम, तो इसी के नाम पर इसका होता है ट्रिपल टी। ट्रिपल टी में टाइम, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ये मेरा सी कर्व बन रहा है, देखो है ना सी कर्व। तो इसके 3 नाम होते हैं, एस, सी एंड बेंज कर्व, बेंज कर्व, ठीक है। तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन हमारे जनरली पूछ लिए जाते हैं इन चीजों की, ठीक है। साथ ही जरा समझिएगा, अगर मैं यहां पर ये बना के चल रहा हूं तो ये मेरा अराउंड एंड अराउंड 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहां पर मुझे नोज मिलती है, इस सी कर्व की नोज मिलती है। इसके जो ये वाला जो सेंस होता है, कौन सा सेंस, इस सेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला, इसमें अलग कलर से दिखा देता हूं। ये जो है, दिस इज द क्रिटिकल कूलिंग रेट, दिस इज द क्रिटिकल कूलिंग रेट। इस क्रिटिकल कूलिंग रेट से जब इधर की बात करेंगे तो यहां पर बनता है, इसकी वजह से बनेगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, क्या बनेगा यहां पर, मार्टनसाइट। तो मार्टनसाइट कभी भी आप आयरन कार्बन फेज डायग्राम में मत दिखाइएगा, ये किस में दिखता है, ट्रिपल टी डायग्राम में, कूलिंग रेट के बेसिस पर। तो मार्टनसाइट फेज तब बन रही है, ठीक है। बट मार टेम्परिंग एंड ओस टेम्परिंग की जो हम बात कर रहे थे वो यहीं से आके निकल के आती है हमारी, कि ओस टेम्परिंग जो होती है, इसी फिगर को अगर मैं यहां पर दिखा दूं एक सिंपल बेसिस पर, अब उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एक सी कर्व मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग के बेसिस पर है। तो इसी में अगर मैं यहां पर ये दिखाता हूं, दिस इज दी मार टेम्परिंग, इस चीज को हम बोलते हैं मार टेम्परिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, सीधी हार्डनेस ना बढ़ाते हुए, सीधी हार्डनेस ना बढ़ाते हुए, उसमें हम हार्डनिंग कांस्टेंट भी रखते हैं, मार्टनसाइट रखते हैं फाइनल में। फाइनल में हमारे पास क्या होता है, मार्टनसाइट, बट बीच में हमने थोड़ी फेज के लिए रुके, टाइम लिया हमने, तो थोड़ी जो फेज के लिए हम रुके हैं उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो हार्डनेस का इंक्रीमेंट था वो थोड़ा डिक्रीज हुआ। बट ऐसा नहीं है कि मार्टनसाइट नहीं बना, मार्टनसाइट बना, दैट इज द मार टेम्परिंग। बट अगर मैं बात करूं ओस टेम्परिंग की, तो ओस टेम्परिंग का सेंस होता है ये, जा रहे हैं अभी भी हम क्रिटिकल से ही जा रहे हैं, क्रिटिकल से इधर क्रिटिकल कूलिंग रेट से भी ज्यादा कूलिंग रेट पर जा रहे हैं, बट हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अपने आप को स्टॉप किया और काफी देर तक हम इसी फेज में रुके रहे। फाइनली हम इस पॉइंट पर पहुंचे, और यहां से मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इसके नीचे होता है बेनाइट फॉर्मेशन, जबकि इससे ऊपर होता है परलाइट फॉर्मेशन।
परलाइट फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो बेनाइट फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ मिलता है किसका आउटकम, बेनाइट फॉर्मेशन किसका आउटकम होता है, ऑस टेम्परिंग का, ठीक है। उम्मीद है यहाँ से समझ में आ गया होगा। मार टेम्परिंग में आउटकम क्या है, मार्टेनसाइट, बट उस लेवल पर नहीं जिस लेवल का क्रिटिकल कूलिंग मतलब जिस लेवल का हमने कूलिंग रेट रखा था, बट ओस टेम्परिंग में हमें मिलता है बेनाइट, ना कि मार्टेनसाइट। उम्मीद है यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। उम्मीद है इन चीजों को आपने शॉर्ट नोट्स में बना रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तभी ये चीजें क्लियर होंगी। कोई डाउट रहता है तो मेरे से बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीजों की। आगे इन 18:1 HSS हाई स्पीड स्टील द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम इज। अब ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आपको क्लास नोट्स को ही रिवाइज करना होगा। क्यों? क्लास नोट्स में मैंने आपको वेरियस एप्लीकेशंस, यहाँ तक कि शॉर्ट नोट्स की हम बात कर सकते थे, बट इसके शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपको वेरियस एप्लीकेशन से क्वेश्चन सीधा आ सकता है, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर कितने कार्बन परसेंटेज होता है, कितना उसमें अलॉइंग परसेंटेज है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं रटा जा सकता सब कुछ। बट हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप वहां से इजी चीजें कम से कम समझ लो, और इजीली समझने के बाद उनके आंसर्स आप दे पाओ, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो रहा है। यहां तक जितने भी आपने क्वेश्चन समझे हैं शॉर्ट नोट्स में, अगर आपने वो प्रिपेयर कर लिए हैं, तो उम्मीद है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं पहले से, तो उम्मीद है 80% आप आराम से लेके आ जाओगे, आराम से, कोई इश्यू नहीं है उन शॉर्ट नोट से, जितना भी मैंने आपसे बोला है अभी, ठीक है, जितना भी बोला है प्री के बेसिस पर, ठीक है। बट आगे जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि उसमें ब्रॉड सेंस है। अब ब्रॉड सेंस है तो वो सारी चीजें हम विद इन 1 आवर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। 18:1 HSS के लिए क्या होता है, 18:1 का जो हमारा रेंज रेशो होता है बेसिकली ये, तो 18:1 18% इज दी टंगस्टन, ठीक है, 4% इज दी क्रोमियम एंड 1% इज दी वेनेडियम, ठीक है। तो ये हमारा 18:1 का रेशो होता है, तो आंसर सीधा हो जाएगा यहाँ से क्रोमियम, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि मेटल्स, मेटालिक अलॉयज, इनको बात करें तो आप याद रखेंगे फेरस, आप याद रखेंगे नॉन फेरस। नॉन फेरस की मैंने अलग से स्लाइड बनाई हुई है। फेरस की बात करें तो उसमें एक होता है स्टील हमारा, एक होता है कास्ट आयरन, एक हो गया स्टील, एक हो गया कास्ट आयरन। तो स्टील को याद रखिएगा, लो कार्बन स्टील हमारी जनरली 0.005 से लेके 0.3 तक लो कार्बन स्टील होती है। इसी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे आप कहते हैं माइल्ड स्टील, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्टील को भी इसी के नाम के अंदर हम लेके चलते हैं। साथ ही अगर हम बात करें मीडियम कार्बन स्टील, तो यहाँ से होती है वो 0.3 से लेके 0.8 के करीब तक हम मीडियम कार्बन स्टील को लेके चलते हैं, और 0.8 से हम 2.1 तक हाई कार्बन स्टील को लेके चलते हैं। अब इनके जो एप्लीकेशंस हैं, इनके जो एप्लीकेशंस है वो आपको क्लास नोट से ही याद करने होंगे। बहुत वेरियस एप्लीकेशंस हैं, वो याद रखिएगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में ग्रे कास्ट आयरन हो गया, व्हाइट कास्ट आयरन हो गया, चिल्ड हो गया, स्फेरॉइड हो गया, ठीक है, मैलिएबल हो गया, ठीक है। तो ये सारे स्पेशली जितने भी कास्ट आयरन आपके हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी जो परसेंटेज हैं, ठीक है, और किस तरह से वो बनते हैं, वो सारी चीजें थोड़ी सी आप क्लास नोट्स से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो हम बात कर रहे थे, जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे सकता हूँ, दैट इज दी, अगर मैं यहाँ पर स्लो कूलिंग करता हूं, अगर मैं यहां पर स्लो कूलिंग करता हूं तो मुझे मिलता है ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। अगर मैं रैपिड कूलिंग करता हूं तो मुझे मिलता है चिल्ड कास्ट आयरन। मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो शायद फंस जाए, चिल्ड कास्ट आयरन, ठीक है। और अगर मैं एक्स्ट्रा स्लो कूलिंग करता हूं तो मुझे मिलता है स्फेरॉइडल कास्ट आयरन, स्फेरॉइडल ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पर ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम कूलिंग रेट को थोड़ा सा चेंज करें तो उसके बेसिस पर ये चीजें मिलती हैं। साथ ही एक चीज और याद रख सकते हैं आप, चिल्ड, वाइट, ग्रे, नोडुलर एंड स्फेरॉइडल ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर नोडुलर को भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली डक्टाइल को हम नोडुलर भी बोल देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने डक्टाइल भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर चिल्ड, व्हाइट, ग्रे, नोडुलर, स्फेरॉइडल कास्ट आयरन, इसमें जो टफनेस है वो इधर की तरफ बढ़ती है, इसमें जो टफनेस है वो इधर की तरफ बढ़ती है, जबकि जो इसमें हार्डनेस है वो इधर की तरफ बढ़ती है, जबकि जो इसकी हार्डनेस है वो इधर की तरफ बढ़ती है। ये आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं,
यहाँ से आप ग्रे कास्ट आयरन से रिलेटेड चीज़ें को शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं, परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपसे कोशिश यही करवा रहा हूँ कि आगे का जितना भी फेरस, नॉन फेरस, ठीक है, और आगे का जितना भी पार्ट होता है आपका, वो थोड़ा बहुत ऐसा लेके चलें कि शायद अगर उसमें से क्वेश्चन आए तो आपके लिए वो ईजी हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। मैंने कहा ना आपसे कि कुछ भी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, तो हाउस होल्ड के लिए जनरली हमारा कौन सा यूज होता है, हिंडालियम। जनरली हमारा यूज होता है हिंडालियम, डुरालियम जो होता है, डुरालामिन, एंड वायलोय या मैग्नेलियम जो हमारा यूज होता है, दैट इज द फॉर द जनरली एयरक्राफ्ट के लिए, एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए, ठीक है। तो हमारा हिंडालियम जनरली यूज होता है हाउस होल्ड के लिए, ठीक। इन चीजों को भी याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद इज ए कॉपर फ्री अलॉय, कॉपर फ्री अलॉय। अब देखिए यहाँ पर बात आ रही है हमारी नॉन फेरस की, तो नॉन फेरस के लिए पहले आप थोड़ा सा इस चीज को भी समझ लो। नॉन फेरस के लिए मैंने जितना भी शॉर्ट करना चाहा वो शॉर्ट हमारे पास ये है, बट मैं इसके साथ हमेशा एक चीज रखूंगा कि क्लास नोट्स ही बेटर रहेंगे इस वाले पार्ट के लिए। हर एक पर्टिकुलर जो मैंने स्लाइड्स आपको दी हुई हैं वो बेटर रहेंगी इस वाले पार्ट्स के लिए, क्योंकि आपको जितना भी एप्लीकेशन याद रह सके उतना अच्छा है, कि कुछ भी पूछा जा सकता है एप्लीकेशन बेसिस पर, ठीक। तो वो चीजें हम विद इन 1 आवर नहीं डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ इतना है कि मैं कोशिश करूंगा कि चीजें समझ में आ जाए आपको। जैसे एल्यूमिनियम है, अगर क्वेश्चन यहीं से फंस गया तो बेटर है ना, फिर तो बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के कौन कौन से होते हैं अलॉय, ये लिख दिया मैंने, ड्यूरालिमिन, मैग्नीशियम, हिंडालियम, वायलोय। कॉपर के कौन कौन से हो गए, ब्रास, गलती मत करना, कॉपर प्लस जिंक। ब्रोंज, कॉपर एंड एसन, टिन। मुंज मेटल, गन मेटल, कॉपर के होते हैं। निकल के मोनल हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, इनकोनल हो गया, नाइक्रोम, निमोनिक, ठीक है। टिन बेस्ड बेबिट मेटल होते हैं, लेड बेस्ड बेबिट मेटल होते हैं। बेबिट मतलब होता है बियरिंग मेटल्स, बियरिंग में जनरली यूज होने वाले मेटल्स, बियरिंग मेटल्स, ठीक है। तो टिन बेस्ड होते हैं, लेड बेस्ड होते हैं, जिसमें टिन मतलब एसेंस ज्यादा होगा, लेड में पीवी ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही इनवार होता है, इनवार में होता है ये आयरन का अलॉय है, तो फेरस में रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है निकल 36% है, तो इसका मतलब इसमें जो निकल है, मतलब जो आपके पास नॉन फेरस है वो भी काफी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनवार बेसिकली फेरस के अंदर आएगा, ठीक है। बट स्टेलाइट होता है कोबाल्ट बेस्ड अलॉय। तो मैंने यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर नाम रखे हैं, देखिए आप इसका आंसर खुद निकाल सकते हैं। इज ए कॉपर फ्री अलॉय, तो कॉपर फ्री अलॉय जो कॉपर का अलॉय नहीं है, पहले तो इस चीज को देख लो, कॉपर फ्री अलॉय। तो यहां पर कॉपर फ्री में गन मेटल, भाई कॉपर का अलॉय है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यहां से मुंज मेटल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी कॉपर का अलॉय है, तो या तो जर्मन सिल्वर होगा या व्हाइट मेटल होगा। तो याद रखिएगा जो हमारे पास व्हाइट मेटल है, व्हाइट मेटल के अंदर क्या क्या होता है, मैं इस चीज को यहाँ पर बता देता हूँ। व्हाइट मेटल के अंदर क्या क्या होता है, एंटीमनी, टिन, लेड, ठीक, कैडमियम, बिस्मथ, जिंक। ऑब्वियस मैंने आपसे कहा ना कि हर एक चीज याद रखना बहुत टफ रहता है इस चीज में, या शॉर्ट नोट्स उसके बनाना। शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाओगे, बट हाँ जितना मैंने आपको क्लास नोट्स में बनाया, जितने मैंने शॉर्ट नोट्स क्लास में बनवाए हैं, ठीक है, उनको हमेशा याद रखिएगा, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं इस लास्ट वाले पार्ट के लिए, क्योंकि मैंने वहां पर व्हाइट मेटल के बारे में समझाया हुआ है, ठीक है। अब जर्मन सिल्वर हमारा किसका अलॉय है, निकल का, बट उसके अंदर भी कार्बन कॉपर परसेंटेज थोड़ा थोड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, व्हाइट मेटल। चलिए ठीक है, तो यहां से उम्मीद है ये वाला स्लाइड याद रखेंगे हमेशा, काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, क्रोमियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, कौन सी होगी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या चीज डाल दी जाए स्टेनलेस स्टील में जिसकी वजह से कोरोजन रेजिस्टेंस हमारा बढ़े। तो इसके लिए मैंने आपके सिंपल एक स्लाइड शॉर्ट नोट्स के बेसिस पर रखी है, बट इसमें भी आपके पास नहीं होता, अथाह होता है, कुछ भी नहीं कह सकते आप कि कौन सा क्वेश्चन कैसे एसएससी पूछ ले। उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स यहाँ पर फुल्ली आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, ऑब्वियस है, ठीक है। एक सेकेंड देखिएगा, मैग्नीज क्या क्या इफेक्ट डालती है, ऐसे ही हमने सारी चीजों के यहाँ पर इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीज है, टफनेस डक्टिलिटी को बढ़ाती है, मशीनेबिलिटी सल्फर को बढ़ाती है, जबकि क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा होता है। ध्यान समझिएगा, कोरोजन रेजिस्टेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा क्रोमियम, आंसर क्या हो जाएगा वहां का, क्रोमियम। क्लियर है, ठीक है। बाकी ये चीजें आप बिल्कुल याद रख सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप शॉर्ट नोट्स में इन चीजों को याद रख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा, ये चीज आप याद रख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं होता है, बट हाँ जितना भी हो सकता था मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये चीजें आप यहाँ से इस चीज को बिल्कुल इस तरह से शॉर्ट नोट्स के सेंस में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर नेक्स्ट चीज है, टेस्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव एनडीटी बोल देते हैं इन्हें। तो एनडीटी टेस्ट कौन सा है? इम्पैक्ट नहीं यार, टूट जाता है पूरा मटेरियल आपका। नॉन डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ देना किसी चीज को। क्रीप, क्रीप में भी जो फेल हो रहा है वो हो रहा है। टेंसाइल बिल्कुल फेल हो रहा है, वो तो हम यूटीएम पर करते हैं। तो रेडियोग्राफी इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन चीजों को समझिएगा अच्छे से, शॉर्ट नोट्स में उतारिएगा। टेंसाइल टेस्ट, यूटीएम। हार्डनेस टेस्ट में हमारे पास ब्रिनल होता है, रोकवेल होता है, विकर होता है, नूप होता है, ठीक है। तो इसी सेंस में जो हमारे पास ब्रिनल है उसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इंडेंटर शेप के। तो इंडेंटर शेप होती है स्फेयर, स्फेयर होती है हमारी ब्रिनल में। जनरली क्वेश्चन ब्रिनल से ही आता है। किसकी बनी होती है? हार्ड स्टील की। किसकी बनी होती है? हार्ड स्टील की, ठीक है। जैसे कि अब बात कर ले विकर की, तो विकर में भी आपके पास किस तरह का हो जाता है? विकर टेस्ट में एक पिरामिड शेप की, पिरामिड शेप का हमारे पास, एक पिरामिड शेप का हमारे पास इसका इंडेंटर होता है, ठीक है। रोकवेल की बात करें तो रोकवेल में भी पिरामिड शेप का साइज का इंडेंटर बेसिकली यहाँ पर देखेगा ये इस तरह का होता है। जो रोकवेल होता है उसमें हमारे पास इस तरह का होता है, कोनिकल टाइप से, ठीक है। और नूप टेस्ट जो होता है, नूप टेस्ट में भी हमारे पास एक पिरामिड टाइप का होता है, बट काफी उसकी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाती है, इस तरह की कुछ, इस तरह की फिगर हो जाती है कुछ, ठीक है। बट जनरली आपसे कौन सा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है? ब्रिनल का। तो ब्रिनल याद रखिएगा, बाकी इनके नाम याद रखिएगा। हार्डनेस टेस्ट कौन कौन से होते हैं ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही इंपैक्ट टेस्ट की बात करें तो आइजोड एंड चारपी। आइजोड किसके लिए, किसके बेसिस पर होता है? कैंटिलीवर के, कैंटिलीवर, ठीक है। एक वी नोच बनानी होती है। चारपी हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम के बेसिस पर हम लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें दोनों साइड में सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट होते हैं बेसिकली दोनों साइड में। सिंपली सपोर्टेड मत बोल दीजिएगा, दोनों सपोर्ट में, दोनों साइड में सपोर्ट होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा कैंटिलीवर, एक चीज में फंसा दिया जाता है पूरा, ठीक है। उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इनके नाम याद रखिएगा। विजुअल, अल्ट्रासोनिक, रेडियोग्राफी, एडी करंट, मैग्नेटिक पार्टिकल, अकॉस्टिक एमिशन, लिक्विड पेनिट्रेशन, लीक टेस्टिंग। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आया ना रेडियोग्राफी का, तो कोई इश्यू नहीं है, सारे एक बार नाम ध्यान रख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में इन चीजों को ऐड कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। सीधा यहाँ से टेस्टिंग वाले क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। बीएचएन में थोड़ा सा ध्यान रखना, बीएचएन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्लास नोट्स से आप उन चीजों को रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स में डाल देना। आइजोड टेस्ट एंड चारपी टेस्ट में जो भी चीजें मैंने थोड़ा बहुत कैंटिलीवर के बेसिस पर समझाया हुआ है, आइजोड के बेसिस पर समझाया हुआ है, सॉरी चारपी के, ठीक है, उन चीजों को यहाँ पर रखिएगा। यूटीएम मैंने पूरा आपको सॉम में भी समझाया हुआ है, ठीक है, तो उन चीजों को भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ से टेस्टिंग से मेजॉरिटी क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे जो ये स्लाइड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कुपोला कोल्ड। तो कुपोला से क्या बनता है? कुपोला से बनता है कास्ट आयरन। कुपोला से क्या बनता है? कास्ट आयरन। क्लियर? कैसे? जरा सोचिएगा इस चीज को। मैंने आपसे ये डिस्कशन क्लास में भी किया हुआ है और इसको आप शॉर्ट नोट्स में जरूर ऐड करिएगा। आयरन और अगर ब्लास्ट फर्नेस में जाती है तो क्या देती है? पिग आयरन। पिग आयरन अगर कुपोला फर्नेस में जाए तो कास्ट आयरन। पिग आयरन से अगर ओपन हर्थ प्रोसेस या इलेक्ट्रिक आर्क या फिर वेसेमर कन्वर्टर तो स्टील देगा। जबकि पिग आयरन अगर पडलिंग फर्नेस की हेल्प करे या पडलिंग प्रोसेस करें तो उस पर रोट आयरन मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ तक का ये हमारे पास क्लियर हुआ व्यू, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई है आपको, ठीक है। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो रही है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूं तो जितने भी आपके हमने ये मटेरियल साइंस को डिस्कस किया, तो मटेरियल साइंस में हमने क्या क्या डिस्कस किया, जल्दी से इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्रिस्टलोग्राफी के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्रिस्टलोग्राफी में जितनी भी चीजें हैं वो सारी के सारी शॉर्ट नोट्स में आनी चाहिए, जितनी मैंने स्लाइड में आपकी बात की है। नेक्स्ट सेंस हो गया है डिफेक्ट्स का। डिफेक्ट्स के सारे डिफेक्ट्स के वन लाइनर आंसर आपको समझ में आने चाहिए। वन लाइनर डेफिनेशन हर एक डिफेक्ट की पता होनी चाहिए, किसके अंदर क्या आता है वो चीजें मैंने आपको समझा रखी है स्लाइड्स में, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है मटेरियल प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बता रखी हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज के वन लाइनर आंसर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिंपल जो फेरस मटेरियल्स हैं, ठीक है, या जो आयरन फेज डायग्राम है। आयरन फेज डायग्राम में जनरली कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को आयरन कार्बन फेज डायग्राम में कि जो परलाइट वगैरह है, जो फेराइट है, जो सीमेंटाइट है, वो है क्या। तो उसी के लिए मैंने ये स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है। उन स्लाइड को आप जल्दी से एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में उन चीजों को ऐड करो कि परलाइट यहाँ पर कोई फेज नहीं, फेज क्या कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है वो फेज किसका, ठीक है। उसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हाइपर का जितना भी बन सकता है, हाइपो का जितना भी बन सकता है, यूटेक्टिक का, परसेंटेज का 0.83% क्या है, 2.1 क्या है, 4.3 क्या है, ठीक है, 0.008 क्या है, मतलब ये सारी चीजें जितनी भी परसेंटेज बेसिस पर बातें हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए।
उसके बाद बात आ जाती है हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारे कितने होते हैं? अनिलिंग की बात करते हैं, टेम्परिंग की बात करते हैं, हार्डनिंग की बात करते हैं, एंड देन हम बात कर लेते हैं टेम्परिंग। ठीक है, टेम्परिंग, हार्डनिंग, अनिलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग इज द बेस्ट फॉर द सरफेस हार्डनेस एंड कोर टफ। उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता है वो बेस्ट होता है। किसमें क्वेंचिंग कर रहे होते हैं, किसमें हम उसमें बेसिकली कूल कर रहे होते हैं? एयर में। तो एयर क्वेंच्ड हो रखा होता है नॉर्मलाइजिंग में। जबकि अनिलिंग में क्या होता है? अनिलिंग में हमारे पास सारी की सारी चीजें फर्नेस कूलिंग हो रही है। ठीक है, वो स्लो कूलिंग हो रही है, आराम से कूलिंग हो रही है। ठीक है, उसके बेसिस पर हमें क्या मिल के आ रहा है? कोर्स स्ट्रक्चर मिल रहा है, बट वो टफ है, डक्टाइल है, ठीक है, सॉफ्ट है। तो उस सेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परिंग की, तो टेम्परिंग में दो प्रोसेस हो गए, मार टेम्परिंग एंड ऑस टेम्परिंग। मार टेम्परिंग में हम बात करें तो वहां से हमें मार्टेनसाइट ही मिल रहा है आउटकम में, बट जो ऑस टेम्परिंग है उससे हमें मिल रहा है बेनाइट। ठीक है, तो मार टेम्परिंग इज द हार्डनिंग प्रोसेस, बट बेनाइट इज नॉट द हार्डनिंग प्रोसेस। बात थोड़ी सी इन चीजों को समझते रहिएगा। ठीक है, यही शॉर्ट नोट्स में आपके आने चाहिए। साथ ही अब बात कर लेते हैं हार्डनिंग की। हार्डनिंग में हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है क्वेंचिंग और एक हो जाता है हमारा केस हार्डनिंग। तो क्वेंचिंग में क्या है? क्वेंचिंग में ऑयल बाथ हो गया आपके पास, ऑयल बाथ में उसे क्वेंच करा लो। ठीक है, या फिर वाटर में कर लो, या फिर सोल्ट बाथ एंड जो हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन होता है उसमें कर लो। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि किसका क्वेंचिंग रेट ज्यादा, किसका क्वेंचिंग रेट ज्यादा? स्लाइड में आप देख सकते हैं, उस चीज को आप बिल्कुल रिकैप्चुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी वाली चीज बेटर रहेगी? केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग जो दूसरा प्रोसेस है हमारा, उसके अंदर हमारे पास फिर से 5 प्रोसेस हो गए। कौन से? कार्बोराइजिंग हो गया, नाइट्राइडिंग हो गया, साइनाइडिंग हो गया, एंड देन हमारे पास हो गया फ्लेम हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग। कौन सा क्विक प्रोसेस है? फ्लेम हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग इज द बेस्ट। ठीक है, उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो ठीक है, तो यहां से कार्बोराइजिंग में क्या चीज ऐड कर रहे हैं, नाइट्राइडिंग में क्या चीज ऐड कर रहे हैं, सीएन में जो साइनाइडिंग है उसमें क्या चीज ऐड कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फ्लेम एंड इंडक्शन में कुछ चीज ऐड नहीं हो रही है, सिंपल वहां पर उसे गर्म करते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं, क्वेंचिंग कर देते हैं, सीधा हमारे मार्टेसान मिल जाता है, हार्डनेस मिल जाती है, हार्डनेस इंप्रूव हो जाती है। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद यहां तक की बातें हुई हमारी, जो केस हार्डनिंग है या जितनी भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हुए। उसके बाद फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, फेरस एंड नॉन फेरस एंड साथ ही नॉन मेटल्स। तो ये नॉन मेटल्स, नॉन फेरस, फेरस, इन सारी की एप्लीकेशंस मैंने आपको क्लास में दे दी है। ठीक है, उन क्लास नोट्स को आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जो भी मैंने 78 या 80 अराउंड आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं उनको सबको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर ये कंटेंट चाहते हैं वो आप ऐप में जा सकते हैं, आपको ऐप के थ्रू वो कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि नॉन फेरस एंड नॉन मेटल्स के रिलेटेड हैं। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर फिर भी उसे शॉर्ट करवाने की कोशिश की है। तो फेरस को याद रखिएगा, फेरस में किस तरह से टाइप करवाए मैंने, ग्रे कास्ट आयरन के बारे में क्या बात की, कास्ट आयरन की जो टाइप है उनके बारे में क्या बात की, हार्डनेस टफनेस किसकी ज्यादा होती है, किसके किस सेंस में होती है, कूलिंग रेट पर क्या क्या बनने वाला होता है, ये सारी चीजें बात हुई। ठीक है, उसी के सेंस में हम बात कर रहे थे आगे नॉन फेरस की। तो नॉन फेरस में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट, निकल इंपॉर्टेंट है, कॉपर इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है वो भी मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में दे दी है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की है टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग कौन कौन सी होती है, किस किस बेसिस पर हम टेस्टिंग की बात कर रहे होते हैं, वहां से जो क्वेश्चन फंसेगा वो मैंने उस स्लाइड में कवर कर रखा है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट हो जाता है दैट इज दी सिंपल कुपोला फर्नेस से में क्या बन रहा है, आपका वेसेमर कन्वर्टर से क्या बन रहा होता है, और पैडलिंग प्रोसेस से क्या बनता है, ब्लास्ट फर्नेस से क्या बन रहा होता है। तो ये सारा डिस्कशन हमारा मटेरियल साइंस का एकदम ऑसम हुआ है। इस चीज को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। जो मैंने आपसे बोला है उसके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स आप बनाने हैं आपको। ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल अगर आप मेहनत करेंगे, हमने अपनी तरफ से मेहनत की है, बट आप अपनी तरफ से अगर मेहनत करेंगे तो 101% आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें अचीव कर लेंगे। ठीक है, बट यार मेहनत करना है, जितना मैंने बोला है उतना करना है। ठीक है, अगर आप वो पीक नहीं पाओगे तो नहीं कर पाओगे इस चीज को। ठीक है, तो पीक पाने की कोशिश करो। ठीक है, विद इन 11 to 12 डेज यार इतना तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, तो इन चीजों को रिवाइज करो, जितना भी मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पर, उन सारी चीजों को एक रिकैपिटुलेशन करते हुए आपको शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने होंगे। शॉर्ट नोट्स की मेहनत करो यार, शॉर्ट नोट्स की मेहनत करोगे तभी आप उस 60 मिनट के अंदर सारे आंसर दे पाओगे, नहीं तो बस कंफ्यूज रह जाओगे। जितना आपके पास कंटेंट होता है ना, जितना आपके पास वो कंटेंट आ चुका होता है, उस कंटेंट को ना रिवाइज करना ही सबसे बड़ी बात होती है। नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हो उसको, आप सिर्फ कंटेंट पर लगे रहते हो। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तरीके ना रिवाइज के होते हैं जो 11 से 12 दिन के आप डिस्कशन में हम आपके साथ बने हुए हैं। वो इसीलिए तो बने हुए हैं जिससे कि आपको डिमोटिवेट ना हो और आप मेहनत और ज्यादा करो, और ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो यहां से ये चीज अच्छे से कीजिएगा। आगे नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो मे बी हम प्रोडक्शन के साथ चलेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो प्रोडक्शन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लक्ष्य है तो लक्ष्य भेद कर ही रुकना है अब। ठीक है, ओके, थैंक यू देन।